हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं वो है कंपनीज अकाउंट। सीए फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज अकाउंट पे जो चीजें सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, सारे के सारे कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ पे कवर करें। इवन दो आपका कंपनीज अकाउंट इतना स्ट्रांग नहीं भी होगा, लेकिन इस लेक्चर को आप देखोगे तो इसमें हम सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल करके मैं आपको चीजें बताऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो हम लोग शुरू करते हैं हमारा रिवीजन कंपनीज अकाउंट का। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम लोग क्या चीज करें, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर इशू फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, और उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जामिनेशन इसमें मैंने देखा कि 17 मार्क का कम से कम पेपर में आता है। एक ट्रू और फॉल्स आता है, जो पहला क्वेश्चन आपको होता है ट्रू और फॉल्स का, जो कंपलसरी होता है। 6 ट्रू और फॉल्स आते हैं जो 12 मार्क्स का। उसमें से एक ट्रू और फॉल्स जनरली मैंने देखा कि कंपनीज अकाउंट पे रहता है, और 15 मार्क का क्वेश्चन आता है जो आपको आता है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया रहता है, और एक साथ में 5 मार्क की थ्योरी देता है। तो आप देखोगे 2 मार्क 5 मार्क, 2 मार्क 15 मार्क, 2 मार्क 15 मार्क, 2 टू 15, ये 19 मार्क्स हो गए। 2 15, 2 10 5। तो आपने देखे ये जो 15 मार्क का होता है ना, 15 मार्क का, ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 6 रहता है, जनरली ऑब्जर्व करें कि वहां पर ही क्वेश्चन आपको कंपनी अकाउंट पे एक रहता है, और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, वो आपको उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन वो कर लेंगे। तो हम लोग शुरू करते सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, कुछ बेसिक बातें बात करते उसके बारे में, फिर उसकी मैं एंट्रीज, इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, री इशू, सारे के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो कंपनी में कोई मेन सोर्स ऑफ, जो उनका पैसों का सोर्स कौन सा होता है कंपनी का, अगर हमने देखे फाइनेंसिंग अगर वो कराती, तो एक होता है उसको फंड चाहिए, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल से उसका मेन सोर्स ऑफ कंपनी फाइनेंस होता है कि इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करती, वहां से फंड रेस करती। एक होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू करती और वहां से फंड रेस करती, या मार्केट में डिबेंचर इशू करती, वहां से फंड रेस करती है, या लोन लेती, कहां से, बैंक से वो लोन लेती है। तो ये मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी का होता है। लेकिन इस चैप्टर में आप लोगों का एक इशू ऑफ शेयर्स और सिर्फ डिबेंचर के बारे में है, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब आप लोग को इंटरमीडिएट में है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे कि शेयर कैपिटल, व्हाट डू मीन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय शेयर। तो आपके कंपनी में जब हम लोग कहते हैं कि कंपनी में जब लोग, कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो फंड रेस करती है। शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, शेयर्स के थ्रू जो फंड रेस करती है, दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, वही हम लोग बात करेंगे। लेकिन इन लोगों से कंपनी क्या करती है, पैसा लेती है, और जो पूरा पैसा जमा होता है तो वो पूरा सबको मिला के वो कहते हैं शेयर कैपिटल। सबको मिला के जो शेयर पे जो पैसा ली, सबको मिला के क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। और उसमें जो आपके छोटे 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 ये जो दिख रहे हैं, उसको कहते हैं शेयर। तो बेसिकली ए शेयर इज ए शेयर, मतलब ये शेयर जो है वो एक पोर्शन है ये पूरे शेयर का, शेयर कैपिटल का। ए शेयर इज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो सबको मिला के हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल, और उसमें छोटे 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 टुकड़े, उसको शेयर कहते हैं। तो एक शेयर जो होता है, शेयर इज द पोर्शन इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स होते उसको कहता है कि इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो अदर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो हम कहे भाई प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जैसे नाम से आपको पता चला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो चीज में प्रेफरेंस दिया जाता है। एक चीज, जब वो कंपनी वाइंड अप होंगी तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है। आप इंटरमीडिएट में एक लिक्विडेशन चैप्टर है, वहां पर भी आप देखोगे कि कंपनी जब कोई लिक्विडेट होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको पैसे दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद सेकंड चीज, जब डिविडेंड भी दिए जाता है तो इक्विटी के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। इसकी ये दो इनको प्रेफरेंस दिए, तो ये अगर दो प्रेफरेंस है तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। उसके अलावा जो सारे शेयर होते हैं वो क्या, इक्विटी शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर। अदर देन प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कौन से, इक्विटी शेयर्स होते हैं। लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स भी होते हैं, और ये जनरली बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कम होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते इसलिए इतने खुश दिख रहे हैं क्योंकि उनको दो चीज में प्रेफरेंस दिया गया। कौन सी दो चीज में प्रेफरेंस दिया, कि कंपनी वाइंड अप होंगी तो रीपेमेंट इनकी पहले करेंगे एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इनको डिविडेंड भी इक्विटी के पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब हम लोग आगे की चीजें पढ़े, लेकिन ऐसे कुछ टर्म्स हमारे, वो टर्म्स आपको समझना है। टर्म्स रटना कोई चीज नहीं, सिर्फ वो टर्म्स को आपने अच्छे से समझना कि उसका मीनिंग क्या होता है, और क्योंकि आगे टर्म्स हम लोग के अभी यूज होंगे। सबसे पहले होता है कि ऑथोराइज कैपिटल, वन एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है ऑथोराइज कैपिटल, का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी को कितने ऑथोराइज है इश्यू करने के लिए।
सो ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ रहता है कि वो कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कितने इशू कर सकती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि 1 लाख शेयर से, कितने शेयर से, 1 लाख शेयर से और 10 रुपए का एक, 1 लाख शेयर से और 10 रुपए का एक, तो कितना हो गया ऑथोराइज कैपिटल इनका, हो गया 10 लाख रुपए। तो मैक्सिमम वो 1 लाख शेयर ही मार्केट में इशू कर सकती है। लेकिन 1 लाख में से सपोज उन्होंने सोचे कि मैं ऑफर करता हूं, 1 लाख में से उन्होंने सोचे कि सपोज वो ऑफर करते 80,000 शेयर, कितने ऑफर करना चाहते हो, 80,000 शेयर वो ऑफर करना चाहते, तो 1 लाख में से 80,000 शेयर ऑफर कर रहे, मतलब जरूर भाई मैक्सिमम वो 1 लाख मार्केट में इशू कर सकते, मार्केट में इशू कर सकते, लेकिन वो इशू कितना ऑफर कर रहे लोगों को, 80,000, तो बच्चे हुए बाद में कभी ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने ऑफर नहीं करे उसे कहते हैं अनइश्यूड कैपिटल, उसे क्या कहते हैं, अनइश्यूड। तो इश्यूड कैपिटल का जनरली लोगों का मतलब होता है कि एक्चुअल में शेयर दी। इश्यूड कैपिटल का मतलब ये नहीं होता कि जो एक्चुअल में शेयर दिए, इश्यूड कैपिटल का मतलब होता है कि आपने कितने मार्केट में ऑफर करे। इशूड कैपिटल मतलब कितना ऑफर करे, तो मैं कहता हूं 1 लाख में से 80,000 ऑफर करे, दैट इज इशूड कैपिटल। जो ऑफर नहीं करे उसे हम कहते हैं अनइश्यूड कैपिटल। अब हमने 80,000 ऑफर करे तो जरूरी नहीं कि 80,000 शेयर सारे के सारे वो लोग खरीद लेंगे। 80,000 में से सपोज उन्होंने 70,000 ही पब्लिक ने शेयर्स खरीदी, तो दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। कितने शेयर्स उन लोगों ने खरीदे, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। तो जो उन्होंने नहीं खरीदे उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो ये 80,000 में से 70,000 खरीदे, तो 10,000 क्या हो गया आपके अनसब्सक्राइब कैपिटल। ये 10,000 क्या हो गया अनसब्सक्राइब कैपिटल। ओके, अब उसके बाद आता है आपका कि आपका 70,000 लोगों ने खरीदना चाहा। अब आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ नहीं बुलाते। अभी ये चीज आपको पता है, रिवीजन बैच है, आपको पता है कि कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल पे इंस्टॉलमेंट में पैसा बुलाया जाता है। तो जो पैसा बुलाया जाता है उसको कॉल्ड अप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिमांडेड बाय कंपनी, जो कंपनी ने पैसा बुलाया। तो 70,000 शेयर से 10 रुपए का एक शेयर, सपोज 70,000 में 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए उन्होंने बुलाए, तो जो 5 रुपए बुलाए दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कितने बुलाए, तो जो आपने 10 रुपए में से 5 बुलाए, मतलब 5 नहीं बुलाए, तो जो नहीं बुलाए बच्चों वो होता है अनकॉल्ड अप कैपिटल। जो नहीं बुलाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो 70,000 शेयर से जो 5 रुपए नहीं बुलाए दैट इज व्हाट अनकॉल्ड अप कैपिटल। सो कैन कॉल फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन और मे कॉल इट इन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट। जैसे मैंने कहा वो चाहे तो पूरा का पूरा अब एप्लीकेशन पे पैसा बुला ले, लेकिन वो पूरा ना बुलाए, तो सब 10 में से 5 ही बुलाए, तो कुछ एप्लीकेशन पे बुलाते, कुछ अलॉटमेंट पे बुलाते, कुछ कॉल पे बुलाते, इंस्टॉलमेंट पे बुलाते। तो जो बुलाते उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। अब आपने बुलाए, तो कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि जो आपने बुलाया पूरा का पूरा पैसा दे दे। कुछ शेयर होल्डर्स होता है कभी नहीं भी देते, फिर उनके मतलब फोर फीचर भी हम करते। तो एक्चुअली सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कहते हो कि 10,000 में से 60,000 शेयर्स ने पैसा दिए जो 5 रुपए बुलाए थे, तो 10,000 में जो 60,000 शेयर्स पे जो पैसा आया 5 रुपए, दिस इज पेड अप कैपिटल। जो नहीं पे करे, बुलाया था 70,000 शेयर पे करे उन्होंने 60,000 शेयर पे, तो जो नहीं बुलाया वो 10,000 शेयर, उसको कहते हैं अनपेड अप कैपिटल। जो अनपेड अप कैपिटल है फिर उसे कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं, जो पैसा नहीं आया, और अगर फिर भी पैसा और बुलाने पे पैसा नहीं, कंपनी डिसाइड करती फिर पैसा नहीं दिया उन्होंने, तो हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता है, फोर फीचर के बाद री इशू होता है। तो वी विल सी एंट्री के इशू ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री पास होती है, फोर फीचर की क्या एंट्री पास होती है, री इशू की क्या एंट्री पास होती है। अब यहाँ पे अनकॉल्ड अप कैपिटल में आपको कहा, रिजर्व कैपिटल एक चीज आपने समझना, रिजर्व कैपिटल का वो होता है कि जो पैसा आपने बुलाए नहीं हो और वो अपन कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी, देखेंगे आप जैसे ना इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ोगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, तो जो लिक्विडेशन जो चैप्टर है उसमें उसमें आप देखोगे भी कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो आप जो इनका पार्टली, सपोज इसमें से 10 में से 9 रुपए अगर सपोज उन्होंने पे करे, तो 9 रुपए पे करे, 1 रुपए अपन ने उनसे बुलाए भी नहीं। क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि कंपनी जब लिक्विडेट होगी ना, जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमको लोगों को पैसा देना रहेगा, तो ये तो ओनर होते इक्विटी शेयर होल्डर, तो इनसे पैसा बुलाते, तो इनसे जब पैसा बुलाते इक्विटी शेयर होल्डर से, तो हम लोग कब, जब कंपनी वो वाइंड अप होती है, तो पूरा कितना बुला सकते हैं, उनकी लाइबिलिटी फेस वैल्यू तक ही रहती है। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपए पे कर चुके, तो और 1 रुपए हम उनसे बुला सकते हैं, तो वो अपन क्या उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व रखिए भाई, जब अपने को जरूरत पड़ेगी, जब अपन बुलाएंगे, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती कि अपन ने बुलाया नहीं ना, ड्यू ही नहीं हुआ, जैसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब आप कंपनी बंद होती, जब उसको अपन बुलाते हैं, तो उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग मेन पार्ट, अच्छा ये बेसिक चीजें भी कुछ दी मैं कह देता हूं आपको। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि बेसिक चीजें, ये मतलब रिवीजन बैच कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं कह देता हूं कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वो क्या करती है, सपोज मुंबई में ये कोई कंपनी, एग्जांपल रिलायंस कंपनी, ये उसके डायरेक्टर्स बैठे हुए, ठीक है,
उन्होंने क्या करे, एक मैनेजर को अपॉइंट करे, लीड मैनेजर, और उसको बोले कि तुम्हारी जिम्मेदारी गई है कि तुम जाओ और यहाँ पर मार्केट में शेयर तुमको इश्यू करना। अब वो मैनेजर को डर लगता है कि मार्केट में लोग अगर पूरे शेयर नहीं खरीदे तो वो क्या करता है एक अंडरराइटर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अंडरराइटर वो होते हैं जो बड़े पैसे वाले मालदार लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हो, कि अगर मार्केट में लोगों ने पैसा नहीं अगर मार्केट में लोगों ने शेयर परचेज नहीं करे, तो मार्केट में अगर शेयर परचेज नहीं करे तो क्या करेंगे वो मार्केट में अगर शेयर्स अगर परचेज नहीं करे तो क्या चीज होगी कि जो अंडरराइटर है वो खरीद लेते। तो फिर ये लीड मैनेजर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो एक रेपुटेशन का भी सवाल रहता है कि मार्केट में लोगों ने शेयर परचेज नहीं करे और इशू एक्सपेंसेस को आते हैं कि मगर आप जैसे कि आपने खर्चा भी होता है मार्केट में, आप जब शेयर इशू करते हैं मगर सबने नहीं खरीदे तो फिर वो अंडरराइटर रिमेनिंग खरीद लेते हैं। अब बेसिक बेसिक चीजें बेटा, जो पैसा आता है फिर वो पैसा अलग अलग लोग, अंडरराइटर की जिम्मेदारी रहती है, वो लोग जाते हैं, लोग फिर लोगों को बोलते हैं कि शेयर से कंपनी के खरीदो, है ना, और मतलब वो भी उसका वो करते, मतलब आपके अंडर राइटर भी, जैसे ना एक अंडर राइटर चैप्टर था वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। और फिर क्या होता है कि वो पैसा अकाउंट में आता है और शेयर्स उसके बदले में देते हैं, और वो शेयर कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट और कुछ किसके कॉल पे। तो कॉल भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल होता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आप बुला रहे, और डिफरेंस होता है बेटा फेस वैल्यू, मतलब शेयर सर्टिफिकेट पे उसकी क्या वैल्यू लिखी हुई है, तो शेयर सर्टिफिकेट पे उसकी फेस वैल्यू, जो उसके फेस पे जो लिखी है तो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, वो 10 रुपये एग्जाम्पल। लेकिन जरूरी नहीं क्या वो 10 पे इशू करे, मार्केट में डिमांड है तो ज्यादा पे भी इशू कर सकते हो। तो एक होता है इशू एट प्रीमियम, जैसे आपने 10 रुपये का शेयर 12 में इशू करे, 10 से ज्यादा में, फेस वैल्यू ज्यादा, तो आपने प्रीमियम पे इशू करे। फिर आपने यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 10 रुपये का शेयर कितने में दिख रहा है, 10 में ही करे तो उसको पार बोलते। और डिस्काउंट में वैसे कंपनी अब शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन फेस वैल्यू से जो कम पे पहले इशू कर सकते थे, तो कम पे जो इशू करते उसे कहते हैं हम डिस्काउंट। अब अपन इसकी मेन पार्ट आते हैं, इसकी हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पे आते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझेंगे बेटा। अब कैसा होता है इसकी, जब मैं जर्नल एंट्रीज पास हम लोग यहाँ पे करते, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में हमने मार्केट में शेयर दिए। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि हमने कितना ऑफर करे। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब कितना होता है कि हमने कितना ऑफर करे, मार्केट में आपने कितना ऑफर करे वो इंपॉर्टेंट है। सो आपने मार्केट में कितना ऑफर करे वो है, उससे उस इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब ये नहीं था कितना अलॉट करे, आपने कितने ऑफर करे उसको हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। अब क्या होता है इन्विटेशन में, आपने इन्विटेशन दी लेकिन इन्विटेशन की कोई एंट्री पास नहीं हुई क्योंकि अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो आपने मार्केट में बोले तो शेयर्स खरीदो, तो आपने इन्विटेशन दिए लोगों को शेयर्स हमारे कंपनी के खरीदो, अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इश्यू ऑफ शेयर्स होते तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि आपने जैसे ऑफर दिए कि हमारे कंपनी के शेयर परचेस करो। आपने क्या दिया, आपने अपने कंपनी के ऑफर दिए, क्या आपने अभी शेयर्स एक्चुअल में उन लोगों ने खरीदे क्या, नहीं खरीदे नहीं, अभी आपने सिर्फ अपने कंपनी के क्या दिए, ऑफर दिए। अब क्या होता है कि आप लोगों को बोलते हैं कि हमारे कंपनी की शेयर्स परचेस करो, आप क्या कहते हैं, अपने कहते हैं कि अपने तुम्हारे हमारे कंपनी की शेयर्स परचेस करो। किनको कहते हैं, जो शेयर होल्डर्स मार्केट में जो खरीदना चाहते हैं कंपनी की शेयर्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेंट जो होते हैं वो अब हमने क्या करे, हमने तय करे कि इंस्टॉलमेंट में कुछ थोड़ा थोड़ा करके पैसा बुलाएंगे। सो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन पे सपोज 2 रुपए बोला, एप्लीकेशन पे कितना बोला आपने, 2 रुपए। अलॉटमेंट पे आपने कितना बोला, 3। वो ग्रीन कलर में क्या लिखा है उसको इग्नोर करना, एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे बुलाए और 3 रुपए किस पे बुलाया आपने, अलॉटमेंट पे। 2 और 3 कितना हो गया, 5 रुपए। अब ध्यान से, और कुछ पैसा आपने कॉल पे बुला रहे 5 रुपए, तो टोटल 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 5 रुपए आप कहाँ पे बुला रहे हो, कॉल पे। तो अभी 10 रुपए की उसकी फीस वैल्यू आप इंस्टॉलमेंट पे बुला रहे। अब एंट्रीज अच्छे से एक एक करके आपने समझते जाना। अब मैं कहता हूं आपसे कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन पे पैसा बुलाया, एप्लीकेशन पे सपोज मैंने यहाँ पे पैसा बुलाया, तो एप्लीकेशन पे मैंने क्या किया, पहले 2 रुपए मैंने बुलाया तो मेरे पास पैसा आया, तो क्या एंट्री पास किया मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, मेरे पास पैसा आया, तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है ना बच्चे, ये कट क्यों करे उसको टेंशन मत लेना, वो कुछ मैं कनेक्ट करने बता रहा हूँ, रेगुलर बैच की स्लाइड्स है सब कि कनेक्ट करने बताऊंगा, आखिरी में सब एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल क्लोज हो जाता है, अल्टीमेटली बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री होती है, नेट इफेक्ट वही होता है। लेकिन अभी जो मैंने इसे कट करा हुआ है आप इसको इग्नोर करना बेटा। तो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है ना, जो एक पर्सनल अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट होता है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपका जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, आपका एक पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई करे, वो एक पर्सन है ना, वो एक पर्सन है, तो एक ये हो गया आपका शेयर एप्लीकेशन एक पर्सनल अकाउंट। वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। अब वो एक पर्सनल अकाउंट है,
अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने अभी तक के यहाँ पे ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आपने क्यों क्रेडिट करे, आपको जब यहाँ पे पैसा आया तो आपने एंट्री पास करे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री पास करे। आपने क्यों नहीं एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्यों नहीं कर दिया डायरेक्ट आपको 2 रुपए भरा हुआ अलॉटमेंट एप्लीकेशन के, लेकिन 2 रुपए आप कैपिटल में लेके जाओ। पहले हम लोग इसलिए नहीं लेके जाते यहाँ पे क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को किसको शेयर देना है, अभी एप्लीकेशन का पैसा है। मार्केट में हमने ऑफर करे कि आप खरीदना चाहते हो और 10 में से 2 रुपए बुलाए तो 2 रुपए लोगों ने दिए हमको, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि हम क्या उनका एक्चुअल में शेयर अलॉट करेंगे। क्या हो सकता है कि ऐसे लोगों ने अप्लाई करे जिनको हमें शेयर्स नहीं देना चाहते, ये कभी ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है तो रिफंड करना भी पड़ जाता है, तो हमने अभी तय नहीं करे कि किसको हमको शेयर देना है। इसीलिए यहाँ पे वाई नॉट शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर नॉट येट अलॉटेड, शेयर आर नॉट येट अलॉटेड, शेयर अभी तक के अलॉट करे नहीं हमने, तो इसलिए हमने एक एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या होता है कि अब ये आपने तय करे कि किस किस को अपने को अलॉट करता है। अलॉटमेंट के जस्ट पहले, ये अलॉटमेंट पे मैं आ रहा हूँ अलॉटमेंट ये तय हो गया कि किन किन को हमको शेयर्स देना है, तो उस इमीडिएटली उसके बाद क्या करते हैं, ये जो शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट करे उसको डेबिट करके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते। फिर हम लोग एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास हम लोग कर लेते। अब इस चीज को समझना बेटे, तो क्या सर मैं अभी आपको बेसिक एंट्री बता रहा हूं, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है तो रिफंड भी करना पड़ सकता है, कभी ऐसा भी होता है कि अलॉटमेंट में अपन एडजस्ट कर ले तो पैसे को कॉल में एडजस्ट कर ले, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी हम बेसिक देख रहे, बेसिक एंट्री, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर हमने उनको शेयर अलॉट करे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि शेयर एप्लीकेशन को आपने क्या करे, शेयर एप्लीकेशन को आपने क्या करे यहाँ पे क्रेडिट करे और शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या करे, डेबिट करे। तो आपने यहाँ पे पहले क्रेडिट करे और फिर आपने क्या करे यहाँ पे डेबिट कर, तो ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट की बारी है, तो अलॉटमेंट हमने तय कर दिया किस किस को अपने को शेयर्स देना है, उन्हीं से पैसा पहले बुला रहे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले रिसिप्ट की एंट्री पास होती है, क्योंकि पहले पैसा आ जाता है। अपन तो मार्केट में ऑफर करते, तो ऑफर करे बाद पैसा आता है, तो पहले पैसा आता है, फिर तय करा जाता है किसको शेयर देना है, फिर एप्लीकेशन के बैलेंस को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते। लेकिन अलॉटमेंट जब आता है, जब दूसरे अपन ये 3 रुपए बुला रहे, जब ये आप 3 रुपए बुला रहे हो बच्चों, तो ये 3 रुपए के वक्त ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि अपने को किसको शेयर अलॉट करना है। जिनको शेयर अलॉट करे उनसे पहले ड्यू की एंट्री पास हो रही, तो इसलिए यहाँ पहले ड्यू की एंट्री पास होती है, फिर रिसिप्ट की एंट्री पास होती है। एप्लीकेशन में पहले पैसा आ जाता है आपको, क्योंकि आप जस्ट ऑफर देते लोग पैसा देना शुरू करते हैं कि हम खरीदना चाहते हो, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अलॉटमेंट और कॉल के वक्त हमारा तय रहता है कि अपने को किससे पैसा बुलाना है, इसलिए पहले ड्यू की एंट्री पास होती है। तो यहाँ पर एंट्री क्या पास होती है, हमको लोगों से पैसा लेना, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या, व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, उस पर मैं बात करता हूँ, पहले आप इस पे ध्यान दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपने अलॉटमेंट को डेबिट करे, लोगों को बोले अलॉटमेंट का इंक्रीज इन एसेट, लोगों से पैसा लेना है अब उसके बाद लोग पैसा देते तो आप एंट्री पास करो, तो पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने ऑब्जर्व करे कि शेयर अलॉटमेंट को आपने यहाँ पे डेबिट करे और शेयर अलॉटमेंट को आपने क्या करे यहाँ पे क्रेडिट करे। तो पहले आपने शेयर अलॉटमेंट को यहाँ पे डेबिट करे और फिर क्या करे, शेयर अलॉटमेंट को बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। अब क्या चीज हो यहाँ पे अब क्या चीज हो यहाँ पे कि हमारे पास ये अलॉटमेंट का भी पैसा है। अब नाउ देयर आर सो मेनी कंसेप्ट, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड उस पर बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बेसिक आइडिया ले। अब उसी तरह हमारा फाइनल कॉल है, कॉल भी 1 2 3 अलग अलग कॉल हो सकते हैं, लेकिन एक ही कॉल, जिससे एंट्री सब में सेम होगी, नाम बदल जाएंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो आपने यहाँ पे एंट्री पास करे, कॉल डी हुआ तो आपने एंट्री पास करे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वाई शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमको लोगों से पैसा बुलाया हमने, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। सो एंट्री पास ही शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा आ जाएगा तो लोगों ने पैसा दिए, सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कॉल अकाउंट। तो आपने ऑब्जर्व करे, पहले उसको डेबिट करे और फिर क्या करे, क्रेडिट। तो आप अगर तीनों एंट्री में ऑब्जर्व करो तो आपने शेयर कॉल को पहले डेबिट करे फिर क्रेडिट करे, शेयर अलॉटमेंट को पहले डेबिट करे फिर शेयर अलॉटमेंट को क्या करे, क्रेडिट करे। उसके यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करे, शेयर एप्लीकेशन को यहाँ डेबिट करे। अल्टीमेटली शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल क्लोज हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो कॉल्स इन अरियर्स। ये सब कंसेप्ट भी कुछ अपन आगे बात करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और इस तरीके से एंट्री पास हमारी होती है। तो अगर कभी हम लोगों को अभी आप ये आज क्वेश्चंस पे भी हम लोग देखेंगे, जब प्रीवियस एग्जामिनेशन अपन क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि हम लोगों को ये होता है, मतलब कॉल सीनरीज, जिन किसी से अभी फोर फ्यूचर के वक्त में सिखाता हूं आपको, किसी से पैसा बुला और पैसा नहीं दिए तो जरूरी नहीं होता कि हम जैसे शेयर अलॉटमेंट सपोज 1 लाख रुपए से डी हुआ
और 90,000 रुपए ही आए, 10,000 नहीं आए, तो आप चाहो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज कर सकते हो बाय क्रिएटिंग ए न्यू अकाउंट दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। तो सब 1 लाख में से हमको 90,000 आए, तो वी विल पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 90,000। We can say first bank account debited 90,000 to share allotment account 90,000, but that share allotment account is not yet closed because we have not received the amount of rupees 10,000 rupees. So what we can do, we can create an account called calls in arrears account. In that case, we will pass entry calls in arrears account debit to share allotment account by rupees 10,000 only, because this is amount not yet due but not received. So we will pass entry calls in arrears account debit to share allotment account. Now the share allotment account is closed. Why? Because initially when you receive the amount, you credited by rupees 90,000. Now we have created that calls in arrears account to share allotment by rupees 10,000. So share allotment account get closed, and the amount created, the new account created, what we call it calls in arrears account. So this calls in arrears account will be closed when we do the forfeiture. We will call the money, we will call when we give the 10,000 tons. If we receive the amount, then we will pass entry bank account debit to calls in arrears account. But if we have not received the amount, still by calling to the shareholder, if we have not received the amount, what we can do, we can do the forfeiture. We can do the forfeiture. At that time, this calls in arrears account will get closed. So we'll discuss about it, what is calls in arrears, how we are going to pass the entry at the time of the forfeiture of shares and the reissue of share. So we will discuss about the entries in detail about the forfeiture and reissue as well. So these are the basic entries regarding the issue of shares, issue amount that we are going to receive on application, allotment and call. At the time of application, when the amount you receive, we pass entry bank account debit to share application account. The balance of share application we transfer to share capital account, the share application to share allotment. Then the amount due for allotment, share allotment account debit to share capital. Then we receive the amount, bank account debit to share allotment account. Then for the call, again the due entry, share final share call account debited to share capital account, and receive the amount of call, bank account debit to share call account. So these are the basic entry for the issue of shares. Now if anyone fails to pay, the amount, the company has the right to forfeit the share. To forfeit the share means, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको बेसिक यहाँ पे अपन कुछ देखते क्या चीज हो रही है यहाँ पे। ये कंपनी के डायरेक्टर्स है, ध्यान से आप मेरी बात सुनना, ये कंपनी के क्या है बच्चों, ये कंपनी के डायरेक्टर्स है आपके। अब इन्होंने बोले कि एप्लीकेशन पे अच्छे समझ, एंट्रीज बहुत आसान है, फोरफीचर के एंट्री में बच्चे घबराते, उसमें घबराने लायक कुछ भी नहीं है, बस आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा सपोज यहाँ पर बच्चों ये कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, सपोज मैंने एप्लीकेशन का पैसा आपसे, आप शेयर होल्डर हो, मैं हूं कंपनी, तो मैंने आपसे बुलाया कि लाओ कंपनी का पैसा लाओ, एप्लीकेशन का पैसा, तो आपने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, यस। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हुआ, यस, और कॉल का पैसा रिसीव्ड हुआ, यस। तो ये वो शेयर होल्डर है जो नॉर्मल, जिनको एप्लीकेशन का पैसा बुलाया दिए, अलॉटमेंट का पैसा बुलाया दिए, कॉल का पैसा बुलाया दिए, तो इन्होंने बराबर पैसा दिए। लेकिन कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, शक्ल से दिख रहा है आपको कैसा है ये, थोड़ा गुस्से में दिख रहा है, डेंजर टाइप का दिख रहा है ये, ओके। अब इसको हमने बोला है भाई साहब आपको भी पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और कॉल का। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बेटे, क्या कह रहे हैं आपसे सॉरी, इससे भी हमने एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा, ओके। अब इससे भी एप्लीकेशन का पैसा बुलाए, तो इसने हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ। उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे रिसीव्ड हुआ, अलॉटमेंट की बात करूं मैं, सो ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू बट नॉट रिसीव का मतलब क्या होता है कि हमने इसको अलॉटमेंट का पैसा बुलाए, दैट इज ड्यू, बुलाए दैट इज ड्यू, लेकिन उसने दिया नहीं, तो दैट इज बट नॉट रिसीव। तो बुलाए लेकिन दिया नहीं, उसको कहते हैं ड्यू बट नॉट रिसीव। तो हो सकता है कि हमारे पास ऑप्शन रहता है कि भाई इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो हम उसको कॉल के वक्त बोल सकते हैं कि भाई कॉल का पैसा भी, कॉल के वक्त बोले कि भाई अलॉटमेंट का भी नहीं दिया वो भी दे दो और कॉल का भी पैसा दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने कॉल का भी नहीं दिया तो उसके बाद फोरफिट करे, मतलब कॉल अमाउंट भी नहीं दिया उसके बाद फोरफिट करे। ये कंपनी के पास से राइट्स होते हैं कि आपने अलॉटमेंट पे बुलाया कि पैसा दो, मगर उसने दिया नहीं, अलॉटमेंट पे उससे बुलाए हमने पैसा लेकिन उसने दिया नहीं। सो अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपने अलॉटमेंट में बुलाए मगर पैसा नहीं, तो उसके बाद हम कॉल का वेट भी नहीं करते और उसके बाद भी फोरफिट कर सकते। मतलब हमको यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, अलॉटमेंट का ड्यू बट नॉट रिसीव, बुलाए लेकिन दिया नहीं, बुलाए लेकिन दिया नहीं उसने। और फिर नॉट येट ड्यू। नॉट येट ड्यू का मतलब होता है कि वो ड्यू ही नहीं हुआ। नॉट येट ड्यू का
मतलब वो तुमने बुलाया ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं बुलाया आपने कॉल का, क्योंकि कॉल के बुलाने के पहले फोरफिट कर दी उसके शेयर्स को, क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दी उसके शेयर्स को, क्या कर दिया हमने यहाँ पे, कैंसिल करे। तो आपने पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ अलॉटमेंट पे। अब ऐसे जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट के बाद ही आप उसको फोरफिट करो, हो सकता है अलॉटमेंट का नहीं दिए तो आपने कॉल के वक्त बोले कि भाई अलॉटमेंट और कॉल का दे दो, उसके बाद फोरफिट करे, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अलॉटमेंट के बाद इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फोरफिट कर दिया। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, अब क्या होता है यहाँ पे, अब आता है उसके बाद फोरफीचर ऑफ शेयर। अपन ने अब इसको एंट्रीज को अच्छे समझना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं जो बच्चे घबराते हैं। फोरफीचर के कुछ तरीके बताऊंगा, बड़े सिंपल है, बस आप मेरी बातों को अपने ध्यान से सुनना। तो जब आप फोरफीचर की एंट्री पास करते हैं आपने ये देखना जो ओरिजिनल शेयर जो आपने इशू करे थे, ओरिजिनल शेयर जो आपने इशू करे थे वो पार पे इशू करे थे कि प्रीमियम पे इशू करे थे। जब आप फोरफिट मतलब जो शेयर फोरफिट कर रहे, बस आप ये देखना जब ये शेयर्स इशू करे थे आपने, तो मैं शेयर्स इशू करा, जब ये शेयर्स इशू करा था तो ये पार पे किया था कि प्रीमियम पे किया था, बस आपने ये देखना। तो अगर पार पे किया तो पहले अपन उसकी डिस्कशन कर लेते, और अगर फिर प्रीमियम पे किए होंगे तो फिर उसका डिस्कशन करते। मैं कहता हूं कि अगर मैंने उसको किस पे इशू किया था, मैंने उसको इशू किया था किस पे इशू किया था बच्चों, यहाँ पे मैंने उसको इशू किया था पार पे। किस पे इशू किया था, यहाँ पे पार पे इशू किया था। ओके, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर आपने ये पार पर आपने सपोज इशू करे, किस पे इशू करे आपने, पार पे। अब ध्यान से आपने शेयर्स इशू किए थे पार पे, अब वो कंपनी वो शेयर्स को मैं फोरफिट कर रहा हूँ, फोरफिट कर रहा हूँ मतलब उसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो कैंसिल करना तो कैपिटल, आपने जब शेयर इशू करते हो तो कैपिटल बढ़ता है, तो जब आप फोरफिट करते हो कैपिटल क्या होता है, कम होता है। सो डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज इन कैपिटल होता है आपका डेबिट। डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है आपका डेबिट, डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है डेबिट। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनना। तो मैंने कहा आपसे डिक्रीज इन कैपिटल जो होता है आपका वो होता है डेबिट, तो मैंने कहा यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करे आपने, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करे आपने, डेबिट, क्योंकि कैपिटल आपका कम हो रहा है, क्योंकि आप वो कैपिटल को फोरफिट, वो शेयर को फोरफिट कर रहे हो। तो डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, तो आपने एंट्री पास करे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करे बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री पास हुई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन कैपिटल। ये किस अमाउंट से डेबिट करते हो, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। किस अमाउंट से डेबिट करते हो बेटा, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। किस अमाउंट से डेबिट करते हैं आप इसको, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। तो जो आपने शेयर्स की कॉल्ड अप, देखो डिफरेंस यहाँ पे, मैं कहता हूं 10 रुपए का शेयर था, लेकिन मैं उसको और उसमें से 4 रुपए कॉल का बुलाया। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि 10 रुपए का शेयर था, लेकिन कॉल पे सपोज मैं उससे, मैंने कॉल के 4 रुपए अभी तक नहीं बुलाया तो उसके पहले ही फोरफिट किया। तो यहां पे जब शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर नहीं लिखा हूं मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप मतलब आपने जितना भी पैसा बुलाए थे शेयर्स पे उसकी फेस वैल्यू क्या थी। तो अगर 10 में से मैंने 4 रुपए फाइनल कॉल नहीं बुलाया तो उसके पहले ही फोरफिट करा, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप विल नॉट बी 10 रुपीज, इट विल बी 6 रुपीज ऑनली, क्योंकि आपने पहले कैपिटल को 6 से ही कम किया था, इसलिए 6 से यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्योंकि आपने फाइनल कॉल बुलाया नहीं तो फिर इसलिए उसको यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा। तो ये ना तो हो सकता है कि पूरा पैसा बुला लिए थे आपने, तो आपने फिर यहाँ पे 10 रुपए से डेबिट हो। तो आपने हर क्वेश्चन में अभी जब हम प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे, जब भी हम देखेंगे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि फेस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जब आप कॉल्ड अप लिखते हो यहाँ पे, ओके, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप मतलब जो पैसा आपने बुलाए थे उसकी, जो भी कॉल्ड अप था उसकी फेस वैल्यू क्या। तो हो सकता है 10 में से 6 ही बुलाए, तो 6 रुपए के से यहाँ पे डेबिट होगा। ओके, अब यहाँ पे टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट का मतलब है जो अमाउंट आपने रिसीव्ड करे वो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जाता है हमारा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर टू शेयर अलॉटमेंट, जो आपने देखो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो जो ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव बुलाए और पैसा नहीं आया उसको आपको क्रेडिट करना होता है। तो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब जो आपने पैसा बुलाए लेकिन वो नहीं आया, जो पैसा बुलाए और रिसीव हमने नहीं किए बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बेटा। सो मैंने किया यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये आपने किए। तो अब क्या होता है कि वो शेयर अलॉटमेंट या शेयर फाइनल कॉल, कोई हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो दैट विल गो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। जो ड्यू बट नॉट रिसीव है वो यहाँ पर आप लिखते हो। लेकिन जब आप, ये भी हो सकता है कि आप कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में देखो बेचारे दोनों से भी बताते हैं हमारे इंस्टीट्यूट, आज आपको बताऊं सजेस्टेड में दोनों से बता, ऐसा भी चलता है ऐसा भी चलता है। तो अगर आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या शेयर कॉल फाइनल कॉल जो भी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हुआ था, तो जो अमाउंट ड्यू होकर रिसीव्ड नहीं हुआ था दैट यू कैन ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो अगर वहां पे आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे हो बैलेंस को, तो हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल अकाउंट विल राइट इट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। व्हाट विल राइट, विल राइट इट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट।
अगर आपने शेयर अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्लोज नहीं किया, आई मीन टू से कि वहां पर जो बैलेंस, वहां पे जो पैसा नहीं आया था, तो आपने ये जो ड्यू बट नॉट रिसीव वाला जो अमाउंट था, आपने रिस्पेक्टिव अकाउंट से हटा के कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में लेके चले गए थे। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपने वहां पे कॉल्स इन अरियर्स में लेकर नहीं गए थे, तो फिर यू कैन से टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल अकाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। तो इसमें इतना हो हल्ला मत मचाया करो, बहुत हो हल्ला मचाते कि सर कॉल्स इन अरियर्स ले, कि कॉल्स इन क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम में क्या लेना पड़ेगा। अरे वो वैल्यूर समझ जाता है आपसे। आप यू कैन राइट शेयर अलॉटमेंट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इंस्टीट्यूट आपको पता है, आप जैसे स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट जानती है, तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, उन्होंने वहां पे सजेस्टेड में मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने दोनों से बताते कि आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हो और कॉल्स इन अरियर्स भी। ये कभी इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली बोल दी भी कि बैलेंस को कॉल्स इन अरियर्स में नहीं लेके गए, इट मींस वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में ही है, तो रिस्पेक्टिव अकाउंट ही क्रिएट करें। कभी इंस्टीट्यूट ये भी बोल देती है कि बैलेंस को पैसा नहीं आया तो कॉल्स इन अरियर्स में लेकर चले गए थे, तो फिर कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे आएगा। जब कुछ नहीं बोली तो दोनों चलता है यहाँ पे, ठीक है। ओके तो ये हमने बात करें कि जब आपने इशू शेयर्स किस पे किए थे, पार पे, तो उस वक्त फोर फीचर की और फोर फीचर की एंट्री किस तरह होगी। लेकिन दूसरा ये होता है कि आपने इशू किस पे शेयर्स किस पे इशू किए थे, आपने शेयर इशू करते बच्चों प्रीमियम पे। शेयर्स किस पे इशू करते, आपने प्रीमियम पे अगर इशू करे तो उस पर क्या एंट्री होंगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तो जनरली स्टूडेंट इसको रट लेते, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अब क्या होता है इस चीज को समझना कि मैंने शेयर्स किस पे इशू किया था बच्चों, मैंने शेयर इशू किया था किस पे, मैंने शेयर्स इशू किया था प्रीमियम पे। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मेरे को रिसीव्ड नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, वर्डिंग्स मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट मेरे को, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मेरे को रिसीव नहीं हुआ। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मेरे को रिसीव्ड नहीं हुआ। मैं हो सकता है ना कि मैंने अलॉटमेंट का पैसा उनसे बुलाया, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं दिया, और वो अलॉटमेंट के वक्त ही मैंने प्रीमियम का पैसा बुलाया था, एग्जाम्पल देना, तो उन्होंने नहीं दिए मेरे को। तो इस केस में एंट्री में क्या होंगी, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि जो फेस वैल्यू ऑफ कॉल, जो भी आपने बुलाया उसकी फेस वैल्यू क्या है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपने ड्यू की एंट्री पास करे होंगे ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो आपने देखो यहाँ पर एक चीज ख्याल रखना, मैं बोलना भूल गया था, यहाँ पे जब भी आप प्रीमियम पे इशू करते हो ना, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, एक चीज ख्याल रखना, ये आपको पता होगा कि हमेशा कैपिटल जब अकाउंट क्रेडिट करते हो जो फेस वैल्यू अमाउंट से ही क्रेडिट होता है, प्रीमियम का अमाउंट उसमें कभी नहीं जाता। प्रीमियम का अमाउंट जो फेस वैल्यू से ऊपर वाला अमाउंट होता है वो कहां पे जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। वो कहां पे जाता है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। ओके सो यहां पर आपने देखे यहां पर आपने देखे एक सेकंड यहाँ पे था, हाँ। तो मैंने कहा कि जो ड्यू की एंट्री पास होगी मगर पैसा नहीं आया, तो सिक्योरिटी का हमको पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ। तो आपने एंट्री पास करे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आपने उसको पहले क्रेडिट करे थे, क्योंकि ड्यू की एंट्री के पास वक्त आपने एंट्री पास करते शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसको क्रेडिट करते, कैंसिल करना आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया उसको आप शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाते, फोर फीटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करते, और जो अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो आप उसको कहां पे लेके जाते, शेयर अलॉटमेंट या शेयर अमाउंट ड्यू जो अलॉटमेंट पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हुआ, जो कॉल पे ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हुआ, तो आप उसको लेके जाते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में। तो इस चीज को ख्याल रखना बेटा, इसमें ड्यू बट नॉट रिसीव जो शेयर अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसकी जगह कॉल्स इन अरियर्स भी आप लिख सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे कि कॉल्स इन अरियर्स में लेकर चले गए तो बैलेंस को, तो वी विल राइट डाउन ये कॉल्स इन अरियर्स। उसने बोला नहीं लेके गए थे, इन दैट केस वी विल राइट डाउन दिस अमाउंट, दिस अकाउंट शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल वॉट एवर, शेयर अलॉटमेंट और फाइनल शेयर कॉल अकाउंट। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, यू कैन राइट ऑन द नोट वी हैव क्रेडिटेड, यहाँ पे आपने शेयर अलॉटमेंट और फाइनल लिखे, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरनेटिव यू कैन क्रेडिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, आप इसे नोट भी लिख सकते हो। ओके अब मैं आता हूँ कि अगर मेरे को सिक्योरिटी का प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट क्या हो गया बेटा, रिसीव्ड हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा और फिर उसके बाद फोरफिट किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सेम फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो टू शेयर फाइनल कॉल, क्यों टू शेयर फाइनल कॉल सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, तो मैं ये मान रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपको अलॉटमेंट के वक्त आ गया, तो उसका पैसा आ गया, तो इसलिए यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट नहीं दिख रहा आपको। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, और आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो दिस फोरफीचर अकाउंट जो आपको अमाउंट रिसीव इट शुड बी अदर देन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 8 रुपए आ गए और 8 रुपए में से 2 रुपए का प्रीमियम है, तो आप यहाँ पे 6 रुपए से ही फोरफीटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जो प्रीमियम का पैसा उससे क्रेडिट नहीं करेंगे। लॉजिक इज वेरी सिंपल, आपने जब यहाँ पे शेयर फोरफीचर को आप यहाँ सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे उसका जो अमाउंट रिसीव हो वो भी यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा। अब दूसरी चीज बेटा यहाँ पे
बड़ी सी कोई कई बच्चे बोलते सर ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आपने देखिए जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ तो आपने उल्टा करना है, रिसीव्ड नहीं हुआ प्रीमियम का अमाउंट तो यहाँ फोरफीचर के वक्त डेबिट करना है, प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो यहाँ पे डेबिट नहीं करना है, रिवर्स करना है, याद रखना, रिसीव्ड हुआ पैसा डेबिट नहीं करना है, रिसीव्ड नहीं हुआ फोरफीचर के वक्त डेबिट करना है, इसको ख्याल रखना। अब इसका रीजन क्या है सर, ऐसा क्यों होता है कि जब आपने रिसीव्ड यहाँ पर हो गया लेकिन जब आप कैंसिल कर रहे हो तो फिर आप उसका डेबिट क्यों नहीं करते? बेटा कंपनीज एक्ट एक सेक्शन 52 है जो सिक्योरिटी प्रीमियम से डील करता है और वो आपको बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें कोई भी उस वो 5 जगहों पे बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें फोरफीचर ऑफ शेयर रीजन नहीं है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर यूटिलाइज जब नहीं कर सकते तो फिर आपने यहाँ पे क्यों डेबिट करे, उसको यहाँ क्यों यूटिलाइज करे, यहाँ पे अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ तो वॉयलेशन नहीं होता उस एक्ट का, उस सेक्शन का वॉयलेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड हो गया बेटा। और फिर अगर आप डेबिट कर रहे हो यूटिलाइज कर रहे हो तो फोरफीचर के अगेंस्ट यूटिलाइज करें, जो कि वो सेक्शन 52 के जो रीजन बताए जहां जहां पे इसको यूटिलाइज कर सकते उसमें फोरफीचर वाला ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका रीजन ये है। मगर फाउंडेशन लेवल पे इतना नहीं बात करी जाती, बस इतना कह दिया जाता है कि अमाउंट अगर नहीं रिसीव्ड हुआ तो डेबिट करना, रिसीव्ड हुआ तो डेबिट नहीं करना। ओके, एनीवेज अब आते हैं कि हमने कंपनी के शेयर्स क्या करे फोरफिट, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिए थे। अब अपन आते हैं रीशू ऑफ शेयर्स पे। तो कोई भाई जो शेयर्स आपने फोरफिट करे, जो कैंसिल करे, अब उसको दूसरे लोगों का मार्केट में क्या करे, अपन सेल कर रहे। अब ध्यान से आप मेरी बात समझना बेटा, मैंने कहा कि ये वो इंसान है मिस्टर, इसकी शक्ल देखो कितना गुस्से का तेज लग रहा है। तो ये कौन है बच्चे, ये आपका मिस्टर ए। जस्ट 1 मिनट, ओके। हाँ, तो ये कौन है आपका, ये आपका मिस्टर ए। ये मिस्टर ए आपका, इसने क्या करा कि हमने इसको कुछ पैसा बुलाया और इसने पैसा हमको दिया नहीं, तो इसके शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए डायरेक्टर ने। अब डायरेक्टर ने क्या करे, फोरफीट करे शेयर्स को, और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर्स ने क्या करे, शेयर्स को फोरफीट करे, और उन लोगों ने, डायरेक्टर ने कहा कि भाई हम किसी और को इसको सेल करते। तो मार्केट में सपोज ये मिस्टर बी है और ये इंटरेस्टेड है ये शेयर्स खरीदने के लिए, ये शेयर्स खरीदने के लिए मिस्टर बी क्या है बच्चों, इंटरेस्टेड है। अब मिस्टर बी बोलता है कि हाँ मैं शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो मार्केट में जब इस सेल करते, इस शेयर्स को रीशू करते, तो हमने क्या करा, इसको शेयर्स दिए, इसके बदले में उससे पैसा कंपनी लेगी। तो पैसा जब अब यहाँ पर एक खेल नहीं होता कि एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे कॉल पैसा नहीं बुलाते, डायरेक्ट आप उसको सेल करते हो, एक बार में पैसा बुलाते, तो आप उसकी एंट्री पास करते, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज हमने 10 रुपए की चीज को अपने 6 रुपए में मार्केट में बेच दी। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, आपने 10 रुपए की चीज थी 6 रुपए में कैसे बेच दिए, कंपनीज एक्ट में तो अलाउ नहीं है आपको उसको डिस्काउंट में बेचना, कंपनीज एक्ट में तो उसको अलाउ नहीं है डिस्काउंट पे बेचना, तो आपने उसको कैसे बेच दी, 10 रुपए की चीज को 6 रुपए में कैसे बेचा। अब आप इस चीज को समझना, जब हमने शेयर्स को फोरफीट करे उस वक्त भी हमने क्या, जिस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को हमने फोरफीट करे, क्या हमने उसको कोई पैसा दिए थे कि नहीं, उसको कोई पैसा नहीं दिए। कंपनीज एक्ट में जब आप फोरफीट करते हो, जो पैसा उसको ऑलरेडी हमको उससे आ चुका है, एप्लीकेशन का बोलो या अलॉटमेंट का, जो कुछ भी पैसा है वो पैसा हमको उनको उसको वापस करना नहीं रहता। तो मैं कहता हूं अगर 10 रुपए का शेयर था और मेरे को 4 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं तो ये कहूंगा ना कि सर 10 में से 4 ऑलरेडी फोर, जो पहला शेयर होल्डर, सपोज मैं यहाँ पे शेयर होल्डर ए था, उसमें उससे हमको 10 में से ऑलरेडी 4 आ चुके थे, फिर बाकी नहीं दिया तो हमने फोरफिट कर। लेकिन जो 4 रुपए जो आ चुके थे, मैंने क्या करा, उस 4 रुपए जो हम लोगों को आ चुके थे बच्चों, तो वो 4 रुपए जो हमको आ चुके थे, तो वो उतना डिस्काउंट हम रीशू के वक्त दे सकते। तो आपने बोले सर क्यों रीशू के वक्त उतना डिस्काउंट हम दे सकते, द रीजन इज दैट कि रीशू के वक्त आप इसीलिए डिस्काउंट दे सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपको उतना पैसा पहले आ चुका है। आप फेस वैल्यू में से 10 में से आपको 4 तो पहले आ चुका है, तो आप 4 रुपए कम मैक्सिमम दे सकते। तो लोग बोलते डिस्काउंट डिस्काउंट, अरे बेटा डिस्काउंट नहीं, वो पैसा ऑलरेडी आ चुका है कंपनी को पहले को, पिछले शेयर होल्डर थे जिसके आपने फोरफिट करे। तो इसीलिए यहाँ पे आप कम कीमत पे दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम उतना ही दे सकते हो जितना आपके फोरफीचर अकाउंट पे, उससे ज्यादा फोरफिट जितना अमाउंट रिसीव्ड आपको पहले हो चुका, मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो मैंने कहा यहाँ पे सपोज 10 में से हमने 6 रुपए में दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपीज, तो जो 4 रुपए कम हम ले रहे, तो हमने फोरफीचर अकाउंट जब अपन ने फोरफिट के वक्त क्रेडिट करे थे, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था उससे, उसको हम डेबिट करेंगे, उसमें हम एडजस्ट करते। तो मैंने कहा फोरफीचर अकाउंट डेबिट, तो मैक्सिमम उतना दे सकते। 10 में से सपोज 4 फोरफीचर में गया था, रिसीव्ड हुआ हमको था, तो मैक्सिमम 4 दे सकता है, मैं 4 ना दूं, 3 रुपए दूं, सपोज मैंने 3 दिया, तो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपीज,
₹3 फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हम सिंगल एंट्री अपन कब पास करते हैं, रीशू के वक्त। लेकिन कैसा होता है कि अब आपने रीशू कर दिए तो जो फॉरफीचर अकाउंट में आपका बैलेंस रहा, रीशू के बाद जो फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस रहा उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। द रीजन इज दैट कि वो जो हमने फॉरफिट करे वो और उसके में जो पैसा हमको आ गया था वो हमने कोई वापस तो नहीं करे फॉरफीचर के वक्त, फिर रीशू करे वक्त हमने कुछ डिस्काउंट भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब आपने फॉरफीचर के वक्त जो बैलेंस बचता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब क्या चीज होती है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आपने इसको समझना। क्यों आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है लोगों के शेयर फॉरफिट करे और रीशू करे। तो इसका जो प्रॉफिट हो गया, सपोज मेरे को ₹4 आपसे मिले थे, रीशू करते वक्त मैंने ₹3 का डिस्काउंट दिया तो मेरा ₹1 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं, ये मेरा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। दैट्स व्हाई वी ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या सर पूरा का पूरा बैलेंस हम लोगों को क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए? नहीं, पूरा का पूरा बैलेंस आपका फॉरफीचर अकाउंट का पूरा का पूरा बैलेंस आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना नहीं चाहिए। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहिए, उस पर डिपेंड क्या आपने सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अगर पूरे के पूरे शेयर्स फॉरफिट करके रीशू कर, मतलब सपोज मैंने 1000 शेयर फॉरफिट किया था और 1000 रीशू भी कर दिया पूरे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो भी बैलेंस आपका फॉरफीचर अकाउंट में आता उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। लेकिन आपने सपोज पार्शियल आपने रीशू करे, 1000 मैंने फॉरफिट किया था, 1000 में से 800 ही मैंने क्या करा, 1000 मैंने क्या किया था बच्चों, फॉरफिट किया था, और 1000 में से क्या करा मैंने, 800 ही रीशू किया, तो मेरे 200 रखे हुए अभी भी, वो मैं बाद में रीशू करूंगा। इस केस में जब पार्शियल रीशू करते हो तो पूरा का पूरा फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते। तो उसके कैलकुलेशन में स्टूडेंट बड़ी गलती करते हैं कि कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये मेरे को आज भी याद है, जब मैं सीपीटी भी पढ़ाया करता था। सीपीटी आप लोग के बहुत पहले के ज़माने में 2018 के पहले वो होता था, ऑब्जेक्टिव बेस आपकी एग्जामिनेशन होती थी, तो उसमें अकाउंट्स भी ऑब्जेक्टिव बेस होते थे। तो वहाँ पे से क्वेश्चन में ऐसे बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते थे, वहाँ MCQs आते थे कि बताओ बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना, सिचुएशन देता था इतना फॉरफिट करे, इतना रीइश्यू करे ना। तो वहाँ पे बच्चों को नहीं स्टेप सिखा देता था, मैं स्टेप सिखाता था, इसको बस ध्यान में रखना उनको कहता था, इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना, आपको बराबर अमाउंट आ जाएगा कि आपको फॉरफीचर अकाउंट में कितना, फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना रहेगा। ओके, अब ध्यान से बात मेरी बात समझना बच्चों। अगर आपने सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू करे, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू, सारे के सारे शेयर्स जो आपने फॉरफिट करे और उसको अगर आप रीइश्यू कर रहे हो, तो आपने रीइश्यू कर दी, तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं बेटा, फिर तो आपका जो भी फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस दैट वी हैव टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। स्टेप 1 क्या होती है कि आपने अमाउंट क्रेडिट, कितने अमाउंट से क्रेडिट करे फॉरफीचर के वक्त, तो जब आपने फॉरफीचर के वक्त फॉरफीचर अकाउंट को जितने अमाउंट से क्रेडिट करे उसको लिखो। स्टेप 2, अमाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीशू, रीशू के वक्त आपने फॉरफीचर अकाउंट को कितने से, ये यहाँ पे कितने से आपने डेबिट करे, तो पहले आपने फॉरफीचर के वक्त क्रेडिट करे, रीशू के वक्त डेबिट करे, तो डिफरेंस स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, जो भी अमाउंट आता है दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंट्री विल बी फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ना ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइश्यू, सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स हम लोगों ने रीइश्यू नहीं करे, तो सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स आपने रीइश्यू नहीं करे, तो उसमें 4 स्टेप याद रखना, जब भी क्वेश्चन आए 4 स्टेप आपने करना, आंसर आपका आ जाएगा। पहले कि आपने अमाउंट कितने से क्रेडिट करे फॉरफीचर के वक्त, पहली स्टेप। स्टेप नंबर 2, प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट कर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने फॉरफीचर के वक्त आपने 10,000 रुपए से क्रेडिट करे, 1000 शेयर्स फॉरफिट करे, तो 10,000 रुपए से क्रेडिट करी, स्टेप नंबर 1 में आपने 10,000 लिखे, ठीक है, तो आपने अमाउंट क्रेडिट करे थे 10,000 रुपए से, लेकिन आपने 1000 शेयर्स फॉरफिट करे, अभी आपने रीइश्यू 800 ही करे, तो 10,000 अगर 1000 पे तो 800 पे कितना, तो वो कितना आएगा बेटा 8,000 रुपए। इस तरीके से प्रपोर्शनेट निकालते हैं। और आपने रीइश्यू के वक्त कितना आपने डेबिट करे, वो अमाउंट सपोज आपने रीइश्यू के वक्त 3,000 रुपए डेबिट करे, तो आप यहाँ पे 3,000 रुपए लिख लोगे स्टेप नंबर 4 में, और आपने स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, दैट्स कम 5,000, दिस 5,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। So what does it mean when there is a partial reposition? In that case, the 4 step will follow. First step, how much amount we have credited at the time of forfeiture of share. Second, the proportionate amount. Proportionate amount means, suppose in step number 1 we have write down the 10,000 rupees. That 10,000 is for 1,000 share because we have forfeited 1,000 share and we have reissued 800 share. That 10,000 is for, suppose if that 10,000 is for suppose 1,000 share, then how much will be for 800 share? That's come proportionately 8,000 rupees. And amount debited at the time of reissue, suppose in our example 3,000 rupees. Step 2 minus step 3, 8,000 minus 3,000, that is 5,000. That 5,000 will transfer to capital reserve account. This is how you are going to calculate
the amount that we are going to transfer to share, that amount we are going to transfer from forfeiture account to capital reserve account. So depend whether the all forfeited shares are reissued or partial shares are reissued. Depend. If they're all forfeited shares are reissued, then you have to follow the 3 steps. Amount credited at the time of forfeiture minus amount debited at the time of reissue. Whatever amount come, that will transfer to capital reserve account. But in case of partial नॉट रीपोजिशन, गलती से बोल दिया, हायर परचेज है, पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स, मतलब आपने 1000 में से 8 से ही रीइश्यू करे, ठीक है। सो यहाँ पे पार्शियल रीइश्यू करे तो उससे यू हैव 4 स्टेप। सेकंड स्टेप आपके अधिक प्रोपोर्शनेट अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, अब ये हमारा डिस्कशन हुआ रिलेटेड टू शेयर से। तो हमने बात करी कि इश्यू ऑफ शेयर्स के वक्त क्या एंट्री पास होती है, फिर उसके बाद हमने बात करें फोरफीचर के वक्त, और हमने बात करें रीइश्यू के वक्त। एक और चीज़ बच्चे, कभी ना कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस में आपको अभी पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें मैं आपको कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस में आपको बताऊंगा। मगर कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है कि आपसे पैसा बुला और आपने पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन एडवांस मतलब आपने उसके एंट्रीज भी मैं बताऊंगा, आपने पहले भी मतलब बुलाने से पहले ही पैसा दे दिया, तो आपने अलॉटमेंट के वक्त ही कॉल का पैसा भी दिया, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो उस पर इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन आता है, पर मैं बात करूंगा। कॉल्स इन एडवांस पे 12% रहता है, कॉल्स इन अरियर्स पे आपका 10% रहता है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया तो वो ले लेना, अदरवाइज टेबल एफ जो कंपनीज एक्ट का होता है उसके हिसाब से आपका 12% इज फॉर कॉल्स इन एडवांस एंड 10% फॉर कॉल्स इन अरियर्स। उस पर भी अपन आज डिस्कस करें, क्वेश्चन में आने वाले सारी चीजें। ओके, नाउ इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या होता है कि देखो, पहले तो शेयर्स और डिबेंचर में आपने डिफरेंस समझना। शेयर्स में क्या होता है आप लोगों का, शेयर्स और आपने डिबेंचर में डिफरेंस समझना। तो शेयर्स में एक्चुअल में शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसको अपन प्रॉफिट में जो कोई हिस्सा देते हैं उसको अपन डिविडेंड कहते हैं। तो दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जो डिबेंचर होता है बेटा, डिबेंचर दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिबेंचर क्या होता है आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डिबेंचर आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस पर आपको क्या होता है क्यों मैं कह रहा हूँ कि डिबेंचर पे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि जो इंटरेस्ट देते बेसिकली दैट इज इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट देते डिबेंचर पे, फिर आपको प्रॉफिट हो या ना हो, हमको उनको इंटरेस्ट देना ही रहता है। तो शेयर्स के केस में प्रॉफिट होता है तो देते हो डिविडेंड, नहीं तो नहीं देते हो। लेकिन डिबेंचर के केस में हमको इंटरेस्ट देना है, दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको इंटरेस्ट देना ही रहेगा। सो अपन उसकी अकाउंटिंग, यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा सारी की सारी अकाउंटिंग इसी स्लाइड में आएंगे और पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास होती है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है आपका, यहाँ पे अब डिबेंचर आपने इश्यू करे तो एक चीज होती है, ध्यान से समझना बच्चों, इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझना कि आप एंट्री तो वैसे ये इश्यू करते वक्त ही पास कर। मैंने क्या कहा आपसे कि जो एंट्री अपन यहाँ पे पास कर रहे वो किस वक्त पास कर रहे, एंट्री अपन इशू करते वक्त ही एंट्री पास कर रहे, ठीक है। इस चीज का आप समझना। तो मैंने कहा आपसे यहाँ पे इशू कर रहा, तो आपने इशू के वक्त सपोज ये यहाँ पे आपने इशू सपोज पार पे कर रहे हो, तो ये पार पे आप कर रहे हो, इशू पार पे कर रहे हो, लेकिन रिडीम किस पे कर रहे हो, रिडीम भी पार पे। वैसे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको सी इंटरमीडिएट में चैप्टर है, लेकिन आपने समझना कि इशू किस पे कर रहे हो बेटा, पार पे। और पार करते वक्त मतलब सॉरी, इशू करते वक्त ही हमको पता है कि अभी हम पार पे कर रहे और रिडीम भी पार पे होना, इशू करते वक्त ही पता। तो जब भी आपको क्वेश्चन रिडेम्पशन ऐसा इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, तो आपने ये देखना कि रिडीम किस पे हो रहे। अगर वो रिडीम पार पे हो रहे तो कुछ भी चिंता की बात नहीं है। रिडीम अगर पार पे हो रहे बेटा तो कुछ भी चिंता की बात नहीं है। अगर वो रिडीम प्रीमियम पे होने वाला है तो कोई चीज आई, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले जब इशू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन आए, इशू किस पे और अपन बात किस पे भी, पार प्रीमियम डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। लेकिन रिडीम किस पे ना, रिडीम का मतलब वापस जब लेने वाले कितने पे लेने वाले, रिडीम पार पे। अगर बोले नहीं जितने में दिए थे उतने पे लेने वाले तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसकी सिंपल एंट्री से मैं बताता हूँ, फिर आगे अपन बढ़ते गए। रिडीम प्रीमियम पे होने वाला है, लेकिन ख्याल रखना ये एंट्रीज आपके रिडीम करते वक्त नहीं हो रही। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको इंटर में चैप्टर है, ये एंट्री आप इशू करते वक्त ही पास करो, लेकिन आपको ये पता है कि आप रिडीम किस पे करने वाले। तो मैंने कहा कि मैंने इशू किस पे करा, मैंने इशू किस पे करा, पार पे, और रिडीम किस पे होने वाला है, पार पे। तो नॉर्मल एंट्री पास करेंगे। अभी समझाने के लिए मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट। देयर मे बी इंस्टॉलमेंट हियर एज वेल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, बट सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो जैसे वहां कैपिटल क्रेडिट करते थे, यहाँ पे डिबेंचर क्रेडिट करते। ओके, अब आप प्रीमियम पे करने वाले, मतलब 100 रुपए की चीज आप 110 में दे रहे हो, 100 रुपए की चीज 110 में, 10 रुपए क्या है प्रीमियम। लेकिन जब रिडीम किस पे करोगे, जब वापस लोगे उसको 100 रुपए में ही लोगे।
तो आपने एंट्री पास करे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 110, फिर उसके डिबेंचर एप्लीकेशन को आप डेबिट करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप ख्याल रखना डिबेंचर अकाउंट में जिस तरीके से शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, आपका जिस तरीके से आपका हमेशा फेस वैल्यू जाती है किसमें, शेयर कैपिटल में, उसी तरह डिबेंचर में भी हमेशा क्या जाती है, आपकी डिबेंचर में भी हमेशा फेस वैल्यू ही जाएंगी। इस चीज का आपने ख्याल रखना। तो यहाँ पे 100 रुपए फेस वैल्यू थी, 10 रुपए क्या था उसका प्रीमियम था। तो आपने एंट्री पास करी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110, क्योंकि वो अमाउंट टोटल आपने इतने से क्रेडिट करते डिबेंचर एप्लीकेशन को, तो आपने यहाँ पे डेबिट करे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 10, टू डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका 10। तो प्रीमियम का अमाउंट जो था वो कितना था आपका 10 था, प्रीमियम का अमाउंट कितना था आपका 10, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे उसको क्रेडिट करे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डिस्काउंट की बात है, हमेशा प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। अब मैं बात करूं आपने डिस्काउंट में इशू करे, 100 रुपए की चीज को आपने 90 में इशू करे, 100 रुपए की चीज को आपने कितने में इशू करे, 100 रुपए की चीज को आपने 100 रुपए की चीज को आपने 90 में इशू करे, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट ही। अब क्या होगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 से होगा, क्यों, क्योंकि पैसा 90 रुपये ही है। अब आप ये डिबेंचर एप्लीकेशन के बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर, कैपिटल यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट में, सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 टू डिबेंचर अकाउंट 100। अब आप बोले सर 100 आ गया, फिर यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू होगी, चीज ख्याल रखना। लेकिन 10 रुपए का, तो 10 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये ये दिख रहा है, छोटा सा 10 है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहाँ पर आ जाता है। तो याद रखना हमेशा डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही जाती है, फिर वो पार पे इशू है, प्रीमियम पे इशू है कि डिस्काउंट पे इशू है। अब यहाँ पे क्या था कि प्रीमियम था तो आपने उसको क्रेडिट करे, यहाँ पे आपका डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट का अमाउंट को आपने क्या करें यहाँ पे डेबिट, ये फर्क है। तो आपने ज्यादा पैसे लिए तो ये क्रेडिट होता है, ये प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट दिए तो उसको क्या करना है आपको डेबिट करना। लेकिन ये एंट्रीज आप कब पास करते, जब आपने इन डिबेंचर को किस पे इशू करे, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पे। आप रिडीम किस पे करने वाले, पार पे। जब आप उसको रिडीम, अगर आपने कहे कि मैं रिडीम उसको पार पे करने वाला, जब रिडीम पार पे हो रहा है तो इस तरीके से नॉर्मल एंट्री आती है, हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि रिडीम वो पार पे नहीं, रिडीम वो किस पे होने वाला, वो रिडीम हो रहा है यहाँ पे प्रीमियम पे, वो प्रीमियम पे रिडीम हो, तो एंट्री में कुछ खेल आ जाता है। एंट्री में क्या होता है, कुछ खेल आ जाता है। क्या खेल हो जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। एंट्री फिर क्या, अगर वो रिडीम अगर प्रीमियम पे कर रहा है बेटा, तो मतलब अभी एंट्री, मगर याद रखना ये इशू करते वक्त ही एंट्री पास हो रही है। एंट्री कब पास हो रही है आपकी, एंट्री आपकी इशू करते वक्त ही एंट्री पास हो रही है। एंट्री कब पास हो रही है, इशू करते वक्त ही एंट्री पास हो रही है। लेकिन हम कब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ आ गए, ओके। हम कब के बारे में डिस्कस करें, जब आप शेयर, जब आप इशू कर रहे, जब तो आप इशू के वक्त ही एंट्री पास करें। मगर हमको पहले से पता है कि ये रिडीम किस पे होने वाला है, प्रीमियम पे। अब ध्यान से, पहले अगर ऐसा कोई केस दिखा आपको एग्जामिनेशन में कि रिडीम प्रीमियम पे होने वाला है, मैं आपको ऐसा कोई केस दिखा एग्जामिनेशन में कि रिडीम प्रीमियम में होने वाला है, ओके, तो रिडीम अगर आपका वो प्रीमियम पे होने वाला है, रिडीम मैंने क्या करा, रिडीम किस पे होने वाला है बच्चों, प्रीमियम पे होने वाला है। तो इस केस में अब आप क्या करोगे, रिडीम अगर वो प्रीमियम पे होने वाला है तो आपने एंट्री पास करे यहाँ पे बेटा बैंक, पहले तो आप रिडीम अगर प्रीमियम पे होने वाला, पहले तो नॉर्मल एंट्री पास करो। 100 रुपए का डिबेंचर तो आप इशू करो, तो नॉर्मल एंट्री पास करो। ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जो हाईलाइट करा उसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। तो मैंने एंट्री पास करा बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट बात अलग है, बस एक नेट इफेक्ट नॉर्मल एंट्री पास करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए। अब मैंने कहा कि नहीं सर इसको रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए की चीज को 110 में लाने वाले, तो 10 रुपए से आप उसको ज्यादा लोगे, तो जितने अमाउंट आप प्रीमियम रिडेम्पशन के वक्त फ्यूचर में देने वाले हो उसको बेटा यहाँ पर आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर से डेबिट करना, 10 रुपए हो रहा है यहाँ पे, 110 में, 100 की चीज 110 में, सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो रहा है बेटा, 10 रुपए। और टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आप एक बनाते 10 रुपए, तो आपने लेके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10 रुपए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 10। तो जो प्रीमियम आप रिडेम्पशन के वक्त पे करने वाले हो उतने अमाउंट से आपने पे डेबिट करना और उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देना। जो आपने डेबिट करे दैट इज वो नॉन करंट एसेट में होता है, लेकिन आपको ये राइट ऑफ कर देते जितनी भी उसकी लाइफ रहती है, जितनी भी उसकी लाइफ रहती है ना डिबेंचर की, रिडीम इशू और रिडेम्पशन के बीच में, उतनी पीरियड में इसको राइट ऑफ करते उसकी एंट्री पास होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मैं बहुत डिटेल में बोल रहा हूँ लेकिन इट्स ओके। और ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपका नॉन करंट लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। अब आप इंटर में पढ़ोगे, इतना डिटेल में नहीं बोलता, जब आप रिडीम करते हो तो फिर इसको आप यूटिलाइज करके इस अकाउंट को क्लोज कर देते हो। एनीवेज अभी इतना ध्यान रखो बस कि आपने पार पे इशू करे, पहले नॉर्मल एंट्री पास करो, जो प्रीमियम आप रिडेम्पशन के वक्त देने वाले उतने से डेबिट करो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और उतने से क्रेडिट करो टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अब मैंने कहा यहाँ पे दूसरी चीज बेटा,
अब मैंने कहा यहाँ पे कि प्रीमियम, अभी क्या चीज हो रही बेटा, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर प्रीमियम पे दे रहे, तो 100 रुपए के शेयर 110 में दे रहे, तो पहले तो नॉर्मल एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिबेंचर अकाउंट 100, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, आपने नॉर्मल एंट्री पास करा। फिर देखना रिडेम्पशन के वक्त कितना प्रीमियम दे रहे, वहां पे भी 10, 100 की चीज 110 में ले रहे, मतलब 10 प्रीमियम दे रहे, तो उतने से डेबिट करो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, उतने से डेबिट जो हाईलाइट करा और उतने से क्या कर दो क्रेडिट। अब तीसरा केस देखो यहाँ पे, जो डिस्काउंट में इशू करे, तो पहले नॉर्मल एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए। सो बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए। ओके, अब उसके बाद आप इसको किस पे रिडीम करने वाले, आप इसको रिडीम कर रहे हो किस पे, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो उतने अमाउंट से डेबिट करो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10, और टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है जो रिडेम्पशन के वक्त देना है, ये हाईलाइटेड पॉइंट में वो है, तो जितने से डेबिट उतने से अपन उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एक कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, आपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में देखी कंजर्वेटिज्म अप्रोच, जो आगे चल के अपने ज्यादा अपने को देना उसको अभी से राइट ऑफ करना शुरू करो। तो यहाँ पे उसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को एक्चुअल में ओवर द पीरियड जो डिबेंचर की होती है इसमें राइट ऑफ करते, और ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऐसे ही रहता है, जब फिर रिडीम करते उस वक्त इसको अपन कैंसिल करते। एनीवेज वो डिटेल में हो जाएगा, इंटर में पढ़ाता हूँ सब। ओके, तो ये एंट्रीज आपने ख्याल रखना, जब भी इश्यू ऑफ डिबेंचर की आई, रिडीम की पहले तो नॉर्मल एंट्री पास कर देना इशू की जो भी है, मगर रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, प्रीमियम पे हो रहा है तो फिर जो हाईलाइटेड वाले पॉइंट है इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। अच्छा, कोई बच्चा होगा सर रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होता क्या, रिडीम जनरली डिस्काउंट पे नहीं होता, कौन डिबेंचर होल्डर रहेगा वो चाहेगा कि सपोज एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैंने आपको डिबेंचर इशू करा 100 रुपए में, और जब मैं आपसे वापस लूंगा डिबेंचर तो आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा, तो जब आपसे डिबेंचर वापस लूंगा मैं आपको 90 ही दूंगा, तो कौन डिबेंचर होल्डर ऐसा चाहेगा कि जिसने 100 रुपए में खरीदा, वापस जब कंपनी हमसे खरीद से वापस जब परचेस करेंगी हमसे तो 90 रुपए मिले डिस्काउंट में, तो वो ऐसा रिडीम डिस्काउंट पे जनरली नहीं होता, इसीलिए वो वहां पे नहीं लिखा हुआ है। ओके, अब कुछ पॉइंट्स आपने ख्याल रखना बेटा, जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी से, अब कोलैटरल सिक्योरिटी से आप व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी इसको समझ लो। अभी कैसा होता है कि सपोज एबीसी लिमिटेड है, इसने बैंक से लोन ली, लेकिन रीपेमेंट करना है इसको लोन, लेकिन अगर इसने रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दी, रीपेमेंट में क्या कर दी बेटा इसको अगर इसने रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दी तो क्या होगा, यहाँ पे रीपेमेंट में इसने डिफॉल्ट कर दी तो इसने बोला सिक्योरिटी पे कुछ दो, तो बैंक बोलता सिक्योरिटी पे कुछ दो, तो एबीसी लिमिटेड ने क्या करी, अपने डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी दी, एज ए सिक्योरिटी अपने डिबेंचर एज ए सिक्योरिटी दे दी, तो डिबेंचर एक्चुअल में इशू नहीं करी, एक्चुअल में इशू करती तो पैसा आता और वो एंट्री पास करते बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, एक्चुअल में इशू नहीं करी, तो मैं आप सपोज बैंक को मैंने आपसे लोन लिया, मैं आपको रीपेमेंट करूंगा लोन की, लेकिन लोन की रीपेमेंट में अगर मैंने डिफॉल्ट किया, मैंने क्या कहा बेटा, लोन की रीपेमेंट में अगर मैंने कोई डिफॉल्ट किया, लोन की रीपेमेंट डिफॉल्ट किया, तो जो डिबेंचर इशू मैंने करा वो आपके हो जाएंगे, इसीलिए मैं सिक्योरिटी पे देता हूँ, तो आपको डिबेंचर दी तो उसकी दो मैथड है लिखने की। पहला कि उसकी कोई एंट्री पास मत करो, जस्ट मेंशन कर दो नोट्स टू अकाउंट में कि भाई साहब आपने इसको सिक्योरिटी पे डिबेंचर दियो। दूसरी मेथड होती है पैसा तो नहीं आया, पैसा आता तो एंट्री पास करता बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, पैसा आया नहीं, जस्ट पास द एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ऐसी एंट्री आप इसको पास कर देंगे। ओके, सो ये आपका नॉन करंट एसेट में, मैं बताऊंगा आगे इस पे एग्जामिनेशन में कहीं कोई इस पे क्वेश्चन भी था, वहां डिस्कस करेंगे, जस्ट यू हैव टू पास एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, दैट्स इट। तो आप दोनों ही चलते हैं, ये भी ऐसा भी चलता है और ऐसा भी चलता है। ओके, अब जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको अपने को राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ मतलब वी हैव टू ट्रांसफर इट टू पीएनएल अकाउंट, एक साथ पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर नहीं करते, ओवर द पीरियड अपन उसको ट्रांसफर करते। अब इसको कैसे ट्रांसफर करें, राइट ऑफ इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडेम्पशन। अब समझो इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि सपोज मैं हर साल मैंने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रखा था। अब मेरी बात ध्यान से सुना कि डिस्काउंट सपोज है आपका 10,000 रुपए, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना 10 साल, मैंने 5 लाख रुपए के 5 लाख सपोज डिबेंचर मैंने इशू कर रखा हूँ, लेकिन हर साल मैं 1-1 लाख रिडीम करता हूँ, तो मैंने बोला 1 साल रिडीम करा मतलब वापस लेता हूँ, तो फिर 5 का 4 हो गया, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, तो इस तरीके से हो गया। एक तरीका एक है, ये एक तरीका है मेरा, और दूसरा तरीका मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने नहीं, वो हर साल कैसा रहा 5 5 5 5 5, और फिर यहाँ पे मैंने रिडेम्पशन किया उसका, यहाँ पर मैंने उसका क्या किया, रिडेम्पशन किया उसका। तो मैं यहाँ पे हर साल एक एक कर रहा था, मैं यहाँ पे 5 5 5 5 ही रहा, फिर एक साथ पूरा करूंगा यहाँ पे,
मैं हर साल एक एक कर रहा था। तो ये आपने डिस्काउंट का अमाउंट जो होता है बच्चों, डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है, जैसे आप हर साल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर रहे हो, तो डिस्काउंट का अमाउंट जो होता है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस प्रपोर्शन में राइट ऑफ, इस प्रपोर्शन में राइट ऑफ करते। तो टोटल तो आपका 10,000 ही आएगा, 10,000 ही आएगा, लेकिन आपको 5:4:3:2:1 में राइट ऑफ करेंगे। तो 10,000 इसकी टोटल कितने आएगी 15, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ रहा है आपका 3,3,3,3। ओके, ये प्रपोर्शन 2,6,6,7, ये आ रहा है आपका 2,000, ये आ रहा है आपका 2,000, सॉरी, ये आ रहा है आपका 1,3,3,3 और ये आएगा 6,6,7, हो गया ना। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 10,000। अब अगर यहाँ पर हम बोले बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हर साल प्रपोर्शन, हर साल 2 2 2 5 5 5 5 5 5 ही रहा, उसने रिडीम ही नहीं किया। तो ये 10,000 रुपये यहाँ पर भी आप राइट ऑफ करोगे, ये 10,000 यहाँ पर भी आप राइट ऑफ करोगे, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, हर साल इक्वल आएगा, 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000, इस तरीके से राइट ऑफ होगा। तो आपका डिबेंचर कितना आउटस्टैंडिंग है ना, डिबेंचर कितना आउटस्टैंडिंग है बिफोर रिडेम्पशन, उस प्रपोर्शन में इसको राइट ऑफ करना होता है। ओके, अब उसके बाद वो अपने से कहता है यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन? बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब होता है आपका कि मैंने आपको शेयर्स तो इशू करा, लेकिन उसके बदले में कोई कैश मेरे को नहीं आई। तो मैंने आपको शेयर्स तो इशू करा, लेकिन उसके बदले में मुझे कोई कैश नहीं आई। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे फिक्स एसेट परचेज किया, तो मैंने एंट्री पास करा, फिक्स एसेट मैंने आपसे परचेज किया, तो एंट्री पास किया। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे फिक्स एसेट मैंने यहाँ पे परचेज किया, तो मैंने एंट्री पास किया, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सपोज 10,000 रुपए की फिक्स एसेट थी, तो फिक्स एसेट टू वेंडर। लेकिन अगर मैं पेमेंट करता तो एंट्री पास करता वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन मैंने आपको पैसा नहीं दिया, आपको पैसा नहीं दिया, मैंने एंट्री पास किया वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर और डिबेंचर, शेयर या डिबेंचर दिया। तो दैट इज इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन। मतलब यहां पर आपको उसके बदले में क्या पैसा है कि नहीं, कोई लाइबिलिटी दी, आपने फिक्स एसेट ली तो उसके बदले में पैसा देना, तो लाइबिलिटी को क्या करे, डिस्चार्ज करे। अब कितने नंबर ऑफ डिबेंचर देना है ना, ये शेयर्स दिए, उसको अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब बताऊंगा, उसके ख्याल रखना। नंबर ऑफ डिबेंचर शेयर्स टू बी इशूड, परचेज कंसिडरेशन जितने में आपने फिक्स सेट लिए, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कितना इशू प्राइस, एक शेयर कितने का, उसको तो यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स आपको कितने देना है। तो उसमें फिर प्रीमियम का भी, सिक्योरिटी प्रीमियम, इस सब का बराबर इफेक्ट आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में एक आएगा, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन याद रखना नंबर ऑफ डिबेंचर शेयर्स टू बी इशूड, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ये होता है। इस पर एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेती है। अब एक और कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू टीडीएस। वैसे तो टीडीएस ना आप लोग सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, लेकिन आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे टीडीएस क्या होता है, टैक्स का एक पार्ट है आपका। लेकिन आपको ना, मैंने देखा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करा हुआ है, तो मेरा काम है एज ए टीचर आपको बताओ, और ध्यान से आप मेरी बात सुनो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने कहा बच्चों यहाँ पे ये है आपकी कौन सी, एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, सपोज वो इंटरेस्ट देना है 100 रुपए। सो आप सपोज डिबेंचर होल्डर हो और मैं एबीसी लिमिटेड हूं, मुझे आपको इंटरेस्ट देना है 100 रुपए। तो एक रूल होता है इनकम टैक्स में, आप पढ़ोगे सी इंटरमीडिएट में, कि भाई जो टीडीएस करके कंसेप्ट होता है, तो जब किसी को आप कोई पेमेंट करते हो, तो हर पेमेंट पे टीडीएस नहीं होता, आप इंटर में पढ़ोगे टैक्स में, जो जो गवर्नमेंट ने बताई है जिस जिस पेमेंट पे टैक्स टीडीएस करना है, तो वो हमको करना होता है, उसमें से एक इंटरेस्ट भी है। तो व्हाट इज टीडीएस, कि मेरे को आपको सपोज 100 रुपए देना है, तो ये 100 रुपीज सपोज मेरे को आपको देना है, तो ये 100 रुपीज में से मेरे को इनकम टैक्स, ये गवर्नमेंट बोलती है मेरे को कि इस 100 रुपीज में से एग्जाम्पल 10% आप काट लो, तो मैंने टैक्स डिडक्टेड, तो मैंने 100 रुपए देते वक्त आपको 100 में से 90 रुपए अलग कर लिया, सॉरी 100 में से 10 रुपए अलग करा और आपको 90 रुपए दिया। तो आप ये मत सोचते कि सर जुबैर सर आपको तो डिस्काउंट मिल गया, 100 के बदले 90 देना पड़ा, नहीं बेटा, मेरे जेब से 100 ही जाएंगे। तो 100 में से मैंने आपको 90 रुपए दिया और 10 रुपए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये 10 रुपए क्या करा, ये मैंने गवर्नमेंट को पे किया। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे जेब से जो इंटरेस्ट 100 जाना था वो 100 ही गया, लेकिन 90 रुपए मैंने डिबेंचर होल्डर को दिया और 10 रुपए मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, वैसे गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो 100 में से 90 मैंने डिबेंचर होल्डर को दिया और 10 रुपए के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
अब इसकी मैं एंट्री क्या पास करूंगा, तो मेरी डिबेंचर इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मेरा 100 ही है, आप 90 मत बोलना। 90 रुपए मेरे जेब से डिबेंचर होल्डर के लिए गए और 10 रुपए मैंने गवर्नमेंट इनटी टैक्स पे करा, तो मेरे जेब से 100 ही गए, तो मेरे लिए डिबेंचर इंटरेस्ट मेरे लिए 100 ही है। टू डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर को देना है 90, इंक्रीज इन लाइबिलिटी 90, और टीडीएस पेबल टैक्स पे करना 10, तो टीडीएस पेबल अकाउंट 10, तो डिबेंचर मेरे लिए खर्चा 100 ही है। और जब मैं पे करूंगा, इसको पेमेंट करूंगा, तो डिबेंचर होल्डर लाइबिलिटी मेरे को पे करना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट 10 टू कैश अकाउंट, मेरे पास से 100 रुपए गए, तो आप डिबेंचर इंटरेस्ट 100 से ही डेबिट करेंगे, तो जितना डिबेंचर होल्डर को दे रहे उतने से क्रेडिट करेंगे, और जो टैक्स दे रहे उसको, तो डिबेंचर होल्डर एक लाइबिलिटी, टू डिबेंचर होल्डर मेरे को उसको पे करना है, टू टीडीएस पेबल वो मेरे को पे करना है, व्हेन यू विल पे इट, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये एंट्री पास होती है आपके टीडीएस की, इंटरेस्ट जो टीडीएस करता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो आपके स्टडी मटेरियल में दिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस करा हूं। अब हम लोग आते हैं किस पर आते हैं बेटा, अब अपन आते हैं इस पे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पे। ओके, सो वन बाय वन हम लोग सारे अब डिस्कस करेंगे। जून 22 में जो क्वेश्चन था, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किए थे कि जब कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी भी जब देते तो आप एंट्री पास करते डिबेंचर, या तो एंट्री पास नहीं करो, नोट्स टू अकाउंट में बताओ, या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। और जो डिबेंचर सस्पेंस आपका होता है वो नॉन करंट एसेट में रिफ्लेक्ट होता है, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका फॉल्स, क्योंकि वो नॉन करंट एसेट में रिफ्लेक्ट होता है। अब यहां पे कहता है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, आप देखो यहाँ पे जैसे ये अटेम्प्ट में 15 मार्क का है और ये 2 मार्क का है, तो सिंपल चैप्टर है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस आप अच्छे से उसको समझते जाएंगे कंसेप्ट को। ए लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, ये रुपीज है, ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहाँ पे वो कहता है कि 10 रुपए का शेयर था और उसमें 10% प्रीमियम, मतलब 1 रुपए, कितना हो गया 11 रुपए, कुछ पैसा एप्लीकेशन के वक्त, कुछ पैसा अलॉटमेंट के वक्त, कुछ पैसा कॉल के वक्त। तो वो कहता है यहाँ पे कि पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 रुपए वो एप्लीकेशन के वक्त दे रहा है, सो एप्लीकेशन के वक्त 2 रुपए, अलॉटमेंट के वक्त आपके 4 रुपए, तो 3+1, 4 रुपए 3+1 क्यों लिखा, 1 रुपए प्रीमियम है, 4 में इंक्लूड है, इस तरीके से 4 रुपए हुए। फर्स्ट कॉल पे फिर कहता है कि ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल, तो कितना हो गया 2 और 4 6 और 2 8, तो यहाँ पर ये जो फाइनल कॉल है यहाँ पे 3 रुपए आएंगे, कैसे 3, 2 और 4 6 और 2 8, 3 रुपए बैलेंस वहां पे फाइनल कॉल। अब वो कहता है कि ₹2 ऑन, ठीक है, फर्स्ट and the balance on final call. All the shares were subscribed. Mr. M, who held 2,000 shares, paid full remaining amount on the first call itself. मैं आगे का बाद में पढ़ता हूँ, कहता है जैसे मिस्टर एम है, उन्होंने फर्स्ट कॉल पे आगे का पैसा भी दे दी, मतलब जो फाइनल कॉल का पैसा था वो उन्हें फर्स्ट कॉल पे दे दी। तो अपन आते पहले अपन एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री पास करते, फिर कॉल पे आते, तो 20,000 यहाँ पे शेयर्स, 20,000 शेयर्स है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सो 20,000 शेयर्स है, 2 रुपए एक पे, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इसको कहाँ ट्रांसफर करते, कैपिटल में, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 40,000। अब उनका क्या ड्यू होगा, उनका अलॉटमेंट ड्यू हुआ, तो अलॉटमेंट 20,000 शेयर 4 रुपए, लेकिन 1 रुपए किसमें, उसके प्रीमियम के, तो ड्यू की एंट्री पहले, सो 20,000 शेयर 4 रुपए टोटल है, तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू ही पार्ट जाता है, जो कि 3 रुपए अलॉटमेंट में 60,000, और प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, सिक्योरिटी प्रीमियम में चलेगा 20,000। अब इस पे पैसा आएगा, सो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 80,000। अब आपका फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, तो पहले ड्यू की तो एंट्री पास करते, फिर ज्यादा पैसा है उस पर अपन डिस्कस करते। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सो 20,000 आपके शेयर्स है,
और फर्स्ट कॉल पे कितना है आपका, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सो मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया आपको 40,000। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच, 40,000। अब उसके बाद जब उनका फर्स्ट कॉल का जब पैसा आया, ड्यू तो 40,000 से ही हुआ था, लेकिन फर्स्ट कॉल का जब पैसा आया वो कोई शेयर होल्डर मिस्टर एम था, उसने फाइनल कॉल का भी पैसा साथ में दे दिया। अब इसको समझना, तो यहाँ पे उसने कितने शेयर्स होल्ड करके रखा, ऐसा कुछ बताया, देखते हैं अपन। मिस्टर एम वो होल्ड 2,000 शेयर, पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। अब देखो 2,000 शेयर्स ने होल्ड करते, पैसा आया तो आपका 22,000, देखो इस तरीके से पैसा है, पहले ऐसे कैलकुलेट करते, 20,000 ये पैसा जब आया, 20,000 शेयर्स, ये फर्स्ट कॉल का पैसा आया आपका 2 रुपए, 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 2,000 शेयर्स ऐसे थे जो कि फाइनल कॉल का पैसा आ गया, उस पर थे 3 रुपए। सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करो 40,000, और जो एक फाइनल कॉल था उसका जो कोई 2,000 शेयर होल्ड करके रखा था मिस्टर एम ने, उसने फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 46,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट कर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो कितना 40,000, और एक कॉल्स इन एडवांस। इन्होंने एक एंट्री पास कर इसकी, आप इसकी 2 सेपरेट एंट्री इस तरह भी पास कर सकते थे। बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना 40,000, और आपने फिर बैंक अकाउंट डेबिट 2 एंट्री इस तरीके, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कितना अमाउंट है वो आपका 6,000 रुपीज। ओके, सो ये एंट्री, 2 एंट्री को कंबाइन एंट्री पास कर, तो ये आपका नॉर्मल फर्स्ट कॉल का पैसा, ये फाइनल कॉल का भी आ गया हमको एडवांस में। अब आगे कहता है द फाइनल कॉल was made after 4 months from the first call was fully paid except a shareholder having 200 shares and one another share holding 100 shares। अब इसको समझना, उसने कहा कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में अंतर था 4 महीने का, तो इसका मतलब पहली चीज जो अपने को एडवांस में पैसा है 4 महीने एडवांस में आ गया। कितने महीने एडवांस में आ गया, 4 महीने एडवांस में आ गया, ठीक है, वो 4 महीने एडवांस में आ गया वहां पे। सो यहाँ पर आपने देखिए 4 महीने वो एडवांस में अपने हुए, तो उसमें कॉल्स इन एडवांस का आएंगे, लेकिन जब फाइनल कॉल ड्यू हुआ और उसके बाद जो रिसिप्ट हुआ, तो उसमें कोई 2 शेयर होल्डर, एक 200 और एक किसी ने 100 होल्ड करके उन्होंने पैसा उसका नहीं दिया, तो अपने पास एक कॉल्स इन एडवांस ये रखा हुआ है 6,000, इसके बारे में अपन बात करते हैं। लेकिन फाइनल कॉल ड्यू हुआ, तो ये ड्यू तो आपका 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 60,000 रुपए। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री अच्छे से समझना बेटा, मुझे यहाँ पे जो पैसा आया तो टोटल है 20,000, उसमें से 2,000 शेयर्स पे पहले मिस्टर एम ने दे दिया, फाइनल कॉल सही है सर, बचे 1800, 1800 में से 18,000, यस 18,000 बचे, 18,000, वो 18,000 में से भी अभी ये 200 और ये 100 ने हमको पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर एक्चुअली मिले कितने आपको मिले 17,200 और 100, 17,700 पे मिले 3 रुपए के हिसाब से। सो 17,700 मल्टीप्लाई बाय 3, 53,100, ठीक है। तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट करे 53,100। अभी जो एडवांस में आया था बेटा, अब ये पैसे मिलने की बात, तो कॉल्स इन एडवांस को उठा के अपन कैंसिल करेंगे उसको। अपन क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि अब वो अब अगर पैसा देता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, लेकिन पैसा ऑलरेडी पहले दे चुका था, तो आपने कॉल्स इन एडवांस था, अब वो एडवांस रहा नहीं क्योंकि उसकी रिसिप्ट की ड्यू डेट आ गई। अब उसके बाद इसको अपन क्या कर सकते, कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करेंगे। आपने पहले क्रेडिट कर था, आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ये कैसे है आपका 2,000 शेयर्स पे आपको पहले 3 रुपए के हिसाब से आ चुका था, लेकिन 300 शेयर पे अभी नहीं आया, दैट विल ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स। सो 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया आपका 900 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब वो कहता है हमसे इस तरीके से हिसाब किताब हुआ आपका, तो कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट करे और अभी डेबिट करे, कैंसिल हो गया आपका। अब वो आगे कहते हैं दे पेड their due after 3 months and 4 months respectively along with interest on calls in arrears। calls in advance के बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले 200 और 100 शेयर थे, जिन्होंने एक ने अपने को 3 महीने बाद पे किया और एक ने अपने को 4 महीने बाद पे किया, तो उस पर अपने को कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट आएगा। तो कॉल्स इन, मैं उसकी पहले एंट्री पास कर देता हूँ, फिर ये वापस चले। तो कॉल्स इन एरियर्स की इंटरेस्ट की एंट्री, इक्विटी, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये करा बस, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी क्या हुआ कि इंटरेस्ट अपन कॉल्स इन अरियर्स की अगर अपन बात करें, तो अपने को ये पैसा नहीं मिला, तो अपने को इंटरेस्ट, अपने उस पर अपन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे, तो अपनी इनकम है, ठीक है। नहीं तो मैं वही फ्लो में चलता, ये उन्होंने यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री पास करी, उन्होंने पहले एडवांस की करी, ठीक है, ऐसे ही चलते फ्लो में।
तो मैं कॉल्स इन अरियर्स की पे इंटरेस्ट की एंट्री पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं इंटरेस्ट एडवांस की बात करूँ। अब किसी ने अपने को एडवांस दिया था मिस्टर एम ने 2000 शेयर 2000 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा उसने एडवांस दिया था, तो उस पर अपने को इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अब वो कितने महीने पहले एडवांस दिया था उसने? 4 महीने पहले, क्योंकि कॉल फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में 4 महीने का फर्क है। तो कैलकुलेट उन्होंने यहाँ पे करे 6000 रुपये। कैसा है 6000 रुपये? जो एडवांस थे 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 12% कहाँ से है क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया, तो 12% ले लेना। टेबल एफ के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस पे 12% होता है। 4 महीने पहले एडवांस दिया तो 4/12 या 240। अब ये अपने को इंटरेस्ट उसको देना है, अपने लिए एक्सपेंस है, क्योंकि उसने एडवांस दिया था तो इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, हमको शेयर होल्डर को देना है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, फिर उसको अपन पेमेंट करेंगे, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब उसके बाद उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, एक था जिसने 600 रुपये नहीं दिया और एक है 300, 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, फाइनल कॉल पे 3 रुपए था। तो कॉल्स इन अरियर्स पे 10% होता है टेबल एफ के हिसाब से, 10%। एक ने 3 महीने बाद पैसे दिए तो 3 महीने का 15 रुपए, और एक ने आपने को 10% 4 महीने बाद दिया तो उसका आ रहा है 4/12, ये आ रहा है 10 रुपए। तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। तो ये इसने अलग अलग एंट्री पास किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे शेयर होल्डर से अपने को 15 रुपए वो लेना है, और इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है, ठीक है। तो शेयर इंक्रीज इन एसेट उससे लेना है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब उसके बाद उसने अपने को 3 महीने बाद पैसे दिया, तो 600 रुपये जो लेना था, 600 रुपये जो लेना था वो 600 रुपये तो दिया, साथ में इंटरेस्ट के 15। तो बैंक अकाउंट डेबिट 615 टू कॉल्स इन अरियर्स का आपने 600 से डेबिट करे थे ना वहाँ पे, अब उसको कैंसिल करेंगे, पैसा दे दिया। तो टू कॉल्स इन अरियर्स 600, और टू आपने जो है शेयर होल्डर को डेबिट कर, तो उसको कैंसिल करे, पैसा आ गया टू शेयर होल्डर अकाउंट 15। अब उसी तरह दूसरे शेयर होल्डर का भी 10 का 10 रुपये जिससे अपने को लेना है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट का 10 रुपये। वैसे तो उसको 300 रुपये लेना था, तो 300 फाइनल कॉल के और ये 10 इंटरेस्ट, 310। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 300 टू शेयर होल्डर, जो अभी आपने शेयर होल्डर डेबिट कर जिससे लेते हैं 10। इतना सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम का, ठीक है। 15 मार्क का। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पे दिसंबर, मैं आता हूँ यहाँ पे दिसंबर 21 में, दिसंबर 21 में क्या कह रहा है आपसे? स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल एंजॉय वोटिंग राइट्स। नहीं, वोटिंग राइट नॉन पार्टिसिपेटिंग को नहीं मिलता, उन लोग को एक फिक्स डिविडेंड दे दिया जाता है, उनको वोटिंग राइट्स उनको नहीं रहते, इसलिए इसका आंसर क्या है आपका? फॉल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। फैशन गारमेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। तो यहाँ पे उसने अपने को बताया एप्लीकेशन पे 1 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये। तो टोटल जो बुलाना है अपने को यहाँ पे ये 10 रुपये हो जाएगा। यस, ये 10 रुपये। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, राम टू वूम 100 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। मिस्टर राम कोई थे, उन्होंने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे बेटा, अलॉटमेंट के पैसा नहीं दिए, तो इमीडिएटली उनकी उसके बाद उनके शेयर्स क्या करें? फॉरफिट कर ली गए। फिर उसके बाद वो कहता है कि मिस्टर यहाँ पे श्याम टू वूम 150 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वेर ऑल्सो फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अब श्याम करके कोई और शेयर होल्डर, तो उन्होंने 150 शेयर होल्ड करते, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं पे करे, तो फर्स्ट कॉल के बाद उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। फिर कहते हैं आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, मोहन टू वूम 50 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, अच्छा ओके, हिज शेयर्स वेर ऑल्सो फॉरफिटेड ऑल। ओके, अब ये तीसरी है, मतलब 3 लोग हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मोहन भी कोई है, उन्होंने 150 सॉरी नॉट 150 50 शेयर होल्ड करके रखे थे, वो भी उन्होंने नहीं दे पाए फाइनल कॉल, तो उसके बाद उनके फॉरफिट करे। मतलब यहाँ पे मिस्टर राम के अलॉटमेंट के बाद उन्होंने नहीं दे पाए अलॉटमेंट का, तो उसके बाद उनके फॉरफिट करे। श्याम का फर्स्ट कॉल के बाद नहीं पे कर पाए तो फॉरफिट करे, और मोहन जो थे वो फाइनल कॉल नहीं पे कर पाए तो उसके बाद फॉरफिट करे। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका कितने शेयर्स थे? वो टोटल शेयर्स थे 10,000, वहां पे लिखा है। सो 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे कितना पैसा है बच्चों? एप्लीकेशन पे 1 रुपये। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसने यहाँ पे
अब एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में कैपिटल में ट्रांसफर करते तो आपने यहाँ पे एंट्री पास करे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट ड्यू हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे 10,000 शेयर और अलॉटमेंट पे कितने रुपए, 2 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा आएगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा, लेकिन उसमें से मिस्टर राम थे जिन्होंने कितने शेयर्स होल्ड करके रखे, 100, उन्होंने पैसा नहीं दिए, तो आपको पैसा है 9,900 शेयर पे 2 रुपए। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस चीज को समझना, मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है यहाँ पे, ये जो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है आपका, सो आपने पहले ड्यू जब किए थे आपने 20,000 से डेबिट किया, यहाँ पे देखो 20,000 से आपने यहाँ पे डेबिट किए बेटा, और यहाँ पर आपने उसको 19,800 से क्रेडिट करे, 19,800 से क्रेडिट करे, तो जो आपका ये बैलेंस आया, जो आपका बैलेंस आया 200 का, आप चाहे तो इसको बैलेंस एज इट इज रहने दो, या आप इसको कह सकते कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर्स में इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो ऐसे भी पास कर, तो इसकी एंट्री पास होगी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों सही है। तो अगर आप ट्रांसफर नहीं करते तो फोर फीचर के वक्त आप शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, अगर आप कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर देते तो शेयर अलॉटमेंट फोर फीचर के वक्त कॉल्स इन अरियर्स में एडजस्ट करेंगे। तो इंस्टीट्यूट को पता है, वो जानती है आप लोगों को, तो इसने और करके ये भी बता दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 19,800, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 200 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 20,000। ओके, सो यहाँ पर ये एंट्री पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 19,800, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 200 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर सकते, जरूरी नहीं है, जैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप कोई भी एक तरीके से करो, दूसरा ऑल्टरनेट ऐसा हो सकता है उस पर नोट लिख देना, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने वो भी बता दी। चलो ठीक है भाई, अब उसके बाद यहाँ पे अब आए हम लोग शेयर यहाँ पे फोरफीट करें, अब इसको अच्छे से समझ, अपने फोरफीट किए तो आपको मैं किसके, मिस्टर राम के, जिन्होंने कितने शेयर होल्ड करके रखे 100, तो आपको पता है डेबिट करोगे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो 100 शेयर थे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कितने, अलॉटमेंट के बाद फोरफीट करें तो एप्लीकेशन के वक्त 1 रुपये और अलॉटमेंट पे 2, तो टोटल 3 रुपये, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप ये आ गया आपका 300। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट जो अमाउंट रिसीव्ड हुई, तो अमाउंट रिसीव्ड की 100 एप्लीकेशन का रिसीव्ड हुआ तो 100, ड्यू बट नॉट रिसीव, तो यहाँ पे ड्यू बट नॉट रिसीव अलॉटमेंट का 200 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया आपका 200। ओके, अगर आप शेयर फोर फीचर अकाउंट में अगर आप शेयर अलॉटमेंट के बैलेंस को अगर यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करते तो देखो यहाँ पे आप शेयर अलॉटमेंट के बदले यहाँ पर आप लिखते थे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, बोथ आर करेक्ट, देखो उसने और करके बताई भी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगा ना आपका 10,000 शेयर पे नहीं होगा, आपने 100 शेयर मिस्टर राम के फोरफीट कर ली, तो 9,900, सो 9,900 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट कॉल पे कितना 3 रुपए, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 29,700 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पैसा आया तो यहाँ पे मिस्टर राम के शेयर तो फोरफीट हो गए, श्याम जो थे उन्होंने भी 150 शेयर पे पैसा नहीं दिए, तो 9,900 में से 150 हटा दो, तो उन्होंने टोटल अपने को पैसा 9750 मल्टीप्लाई बाय 3, सो बैंक अकाउंट डेबिट 29,250 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब वही बात होती फर्स्ट कॉल, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अब वही बात होती कि आपका अभी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि मिस्टर श्याम ने उस पर पैसा नहीं दी 150, तो आप चाहो तो कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दे, अब तो आपने कॉल्स इन अरियर्स में कर, तो ये 150 मल्टीप्लाई बाय 3 जो आपका फर्स्ट कॉल का वहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें पैसा, अब क्या हो आपने फोर फीट करे, मिस्टर श्याम के शेयर्स को क्या करे आपने फोर, तो यहाँ पे जो फोर फीचर, ये जो फोर फीचर की एंट्री पास करे थे आपने, ये फोर फीचर यहाँ पे मिस्टर राम जो थे उनके, अब यहाँ पे जो आप फोर फीचर की बात कर रहे हो बच्चे, यहाँ पे जो बात करो फोर फीचर की, वो किसके, मिस्टर श्याम के, मिस्टर श्याम के, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो इन्होंने कितने 150 शेयर्स थे बेटा, 150 शेयर इन्होंने ऑफ कॉल्ड अप, तो एप्लीकेशन का बोला, अलॉटमेंट और कॉल का भी बोला, फर्स्ट कॉल, तो 1 2 3 6 रुपए बोला इनसे, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आप करते तो वो कितना आ जाता है आपका 900। ठीक है, वो आ जाता है आपका 900। ठीक है, उसके टू शेयर फोर्स में जो अमाउंट रिसीव्ड कितने 150, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मल्टीप्लाई बाय 3 450, फर्स्ट कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 3 रुपए, तो उस पर
450। आप ये फर्स्ट कॉल के बदले कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते हो, उसको वहां पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपका सेकंड कॉल और फाइनल कॉल डी हुआ, तो आपके 10,000 में से 100 और 100 मिस्टर राम उनके शेयर फोरफीट हो गए, शाम के भी शेयर फोरफीट हो गए, तो बचे ये आपके 9,750। और आपका फाइनल कॉल पे कितना आना है आपको, 4 रुपये, फाइनल कॉल पे 4 रुपये। तो 9750 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका 30,000। तो आपने एंट्री पास करे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हुआ आपका 39,000। अब बच्चों इस पे क्या हुआ आपका पैसा है, लेकिन कोई मोहन थे उन्होंने पैसा नहीं दिए, तो 9750 में से 50 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो 9700 पर पैसा है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 9700 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका 38,800 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप चाहते तो उसका जो बैलेंस है उसको आप कॉल्स इन अरियर्स में भी ट्रांसफर कर सकते थे। ओके, अब फोर फीचर हुआ यहाँ पे, ये किसके शेयर्स फोर फीचर हुए, ये मोहन के शेयर्स फोर फीचर हुए बेटा, ठीक है। सो आपने फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो आप मोहन के शेयर से 50 शेयर, फेस वैल्यू जो टोटल कॉल्ड अप थी 10 रुपए थे, उसको फाइनल कॉल तक बुलाए थे 500 शेयर। फोर फीचर जो अमाउंट रिसीव्ड 50 शेयर थे, और अमाउंट जो रिसीव्ड हुई थी 6 रुपये, अमाउंट रिसीव 6 रुपये, तो ये 300 और 50 शेयर, और आपका यहाँ पे कितने 4 रुपये ड्यू बट नॉट रिसीव है 200। अगर आपने इसको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करे थे तो यहाँ शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बदले क्या करते थे आप कॉल्स इन अरियर्स लिखते थे। अब इस पे पैसा है बैंक अकाउंट, एक सेकेंड, अच्छा रीइश्यू की एंट्री में वही तो कहा ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वे रीइश्यूड एट ₹9। अब आपने रीइश्यू करे तो कितने शेयर्स हो गए, मिस्टर राम के 100, मिस्टर श्याम के 150, 250 और 50 किसके मोहन के, सो 300 हो गए बेटा। सो 300 आपने रीइश्यू करे 9 रुपये में, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना हो गया 2700। उसके बाद बेटा यहाँ पे और आपने और एक में 2700, और आपने 300 मल्टीप्लाई 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, फेस वैल्यू 10 है, तो ये हो गया आपका 300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो भी बैलेंस इसके लिए स्टेप्स है, तो सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू है, तो आपको सिखाया था अमाउंट क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, अमाउंट क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो आपने स्टेप नंबर 1, आपने देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, यहाँ पे जब आपने इसको रीइश्यू, आपने अमाउंट क्रेडिटेड एट द टाइम फोर फीचर ऑफ शेयर, अमाउंट क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। तो मिस्टर राम के जब 4 फीट की थे, जब आपने क्रेडिट करे 100 से, फिर यहाँ पे क्रेडिट करे आपने 450 से, और यहाँ पे क्रेडिट करे 300 से। तो फोर फीचर अकाउंट का आपने 100 प्लस 450 प्लस 300, यह था 850। स्टेप नंबर 2, अमाउंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू 300। स्टेप 3 1 माइनस 2, तो ये आता है आपका 550, इसकी एंट्री पास होती है आपकी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 550। देखो 550, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बड़ा सिंपल इन्होंने वर्किंग किया नीचे, मगर इस तरीके से आप ख्याल रखेंगे। ओके, सो ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बड़े सिंपल रहते, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें, चैप्टर बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं। ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पे, जुलाई 21 के क्वेश्चन पे। ओके, ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू शेयर एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल, सही बात है, डिस्काउंट पे शेयर अलाउ नहीं है इशू करना। ओके, ए पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर ऑफ द सेम कंपनी, ऐसा थोड़ी लिखना है किसी ने प्रेफरेंस शेयर होल्ड करा है वो इक्विटी शेयर्स भी खरीद सकता है, फॉल्स है। ओके, अब अपन यहाँ पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। ओके, ये कहता है आपसे एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5। अब वो कितने रुपए का शेयर था आपका, 10 रुपए का, आप उसको प्रीमियम पे बुला रहे हो, मतलब ऐसा 5 रुपए प्रीमियम, तो 10 रुपए का था, 5 रुपए प्रीमियम, कितना हो गया 15 रुपए, 15 रुपए। अब कैसा हो, 15 रुपए को किस तरीके से बुला रहा है वो ₹5 पर शेयर, द टोटल amount was payable as follow, ₹9 per share including premium on application and allotment। तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अलग अलग नहीं पता, इंक्लूडिंग बोला 9 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, दोनों का मिला के 9 रुपए, और 9 रुपए में प्रीमियम भी, प्रीमियम कितने का बच्चों 5 रुपए का। तो ये कैसा हो गया, एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे जो आ रहा है उसमें फेस वैल्यू का
₹4 आ रहा है और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो है बेटा वो आपका आ रहा है ₹5। तो टोटल कितना आ रहा है ₹9। टोटल कितना आ रहा है 9। तो फेस वैल्यू का ₹4 और प्रीमियम का कितना है ₹5। तो टोटल कितना ₹9। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का मिला के दिया है। फिर वो कहता है अपने बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस पे बैलेंस, तो बैलेंस कितना हो गया 15 में से 9 हो गया, बैलेंस ₹6 इस पे आ रहा। ओके, अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कहता है अपने से एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स वे रिसीव। अब आपने कितना ऑफर किया था, अपने ऑफर तो सिर्फ 75,000 ही किए थे, एप्लीकेशन आ गया आपको कितने में 3 लाख पे। एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर वेर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते, बच्चे को प्रो रेटा बेसिस पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले 3 लाख पे अपने को आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि वो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों मिला के हो। सो आपका 3 लाख रुपए और इस पे कितना एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9, तो 27 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बड़े अच्छे समझना बेटे, 27 लाख है। अब इसमें से क्या हुआ, सिर्फ अपने अपने रिफंड करे, पहले उनकी बात करते, रिफंड कितने की करे अपन ने, इसमें क्वेश्चन में ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे रिफंड कितने 2 लाख को रिफंड कर दिए। तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख शेयर्स और ₹9 आए थे, तो ये रिफंड कर दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि आपने बच्चों को प्रोरेटा बेसिस पे, अब बच्चों की बात करते अपन ने, अपने को 3 लाख में से 2 लाख को वापस कर दिए, और अपन ने क्या करे, अपन ने यहाँ पे 75,000 प्रो रेटा बेसिस मतलब पता है ना, 4 पे 3 अप्लाई, 3 अगर 4 शेयर के लिए अप्लाई कर तो 3 ही देंगे, मगर जो 1 शेयर ज्यादा अप्लाई कर दिए उसको क्या करेंगे, उसका पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो 75,000 शेयर अपन ऑफर करते, मैक्सिमम उतने दे सकते, तो 3 लाख में से 2 लाख के तो पैसे वापस कर दिए, बचे हुए 1 लाख को प्रो रेटा बेसिस पे दिए, मतलब जिसने 4 के 1 लाख के में से 75,000 ही दे, तो इसने 4 के लिए अप्लाई करा उसको 3 मिलेंगे मतलब। तो आप हमेशा इसमें फेस वैल्यू जाती है शेयर कैपिटल में, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 फेस वैल्यू 3 लाख, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5 प्रीमियम का अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम, और आपका बच्चा वो अमाउंट कहाँ चले गया, वो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। माम जब बुलाएंगे तो इतना पैसा कम बुलाएंगे, इतना पैसा कम बुलाएंगे, ठीक है। अब आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डी हुआ, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 शेयर्स, और 1 शेयर पे कितने से डी हुआ ₹6 से। लेकिन जब इस पे पैसा, इसको बड़े इस पे जब अपने को 4,50,000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन को समझना, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट इसने एंट्री पास की, कॉल, अब इसने किसी ने पैसा अपने को नहीं दिया और कुछ एडवांस का था, तो यहाँ पे देखो इसने लिखा अपने को शेयर्स फिर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट 1,500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज, हिज शेयर वेयर 4। अब क्या हुआ, अपने को पूरा पैसा मिला एक्सेप्ट किसका, 1500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला जो मिस्टर राज ने खरीदे थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिए। अब इसका ये मतलब नहीं, आप ऐसा मत बोलना कि सर 1,500 पे अपने को 1,500 शेयर्स पे नहीं मिले, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो ₹6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,500 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 6 करूँ, तो आप ये मत बोला कि सर 9,000 नहीं मिले, क्योंकि जो मिस्टर राज है इन्होंने भी तो कुछ, इनको प्रोरेटा बेसिस पे दी, इन्होंने भी कुछ पैसा पहले ऑलरेडी दे रखे, इन्होंने भी 4 शेयर के लिए अप्लाई करते, इनको भी 3 ही मिलेंगे, ये प्रोपोर्शन में मिला, तो उन्होंने कुछ पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पहले दे रखे बेटा। अब आपने समझना इस चीज को अच्छे से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं अगर अमाउंट रिसीव्ड की बात करूं, यहाँ पे अमाउंट अपने को जो रिसीव्ड हुआ वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड, अब समझना इसको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितने से, फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो आपने ऊपर देखी 4,50,000 से ड्यू हुआ, लेस ऑलरेडी रिसीव मतलब बेटा जब इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिए थे तो 2,25,000 अपने को ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके थे, तो इसमें से 2,25,000 ऑलरेडी रिसीव्ड हो गए, तो 4,50,000 में से 2,25,000 ऑलरेडी रिसीव्ड हो गए, तो बचे कितने 2,25,000। अब यहाँ पे अपने को लेस ड्यू बट नॉट, यहाँ पे देखो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की बात कर रहा हूं, ऐसा कौन है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की जो बात कर रहे हैं, अब राज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, समझना। सो मैं कहता हूं यहाँ पे बेटा उसने राज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर उसने कितने शेयर्स पे अपने को पैसा नहीं दिया, 1,500 शेयर्स पे उसने पैसा अपने को नहीं दिया, एक्सेप्ट 1,500 शेयर अप्लाइड, देखो कितनी अच्छी वर्डिंग है, 1,500 शेयर्स अप्लाइड वर्ड यूज किया, अप्लाइड, उनको अलॉट इसको 1,500 अपन ने नहीं किए बेटा,
अपन ने 4 पे 1 दिए, कैसे बोलो 4 पे 3 लाख शेयर में से 2 लाख को तो अपन ने रिफंड कर दिए, 1 लाख को 75,000 दिए, मतलब जिसने 4 के लिए अप्लाई किया उसको 1 दिए। तो इन्होंने अगर 1500, अरे भाई इन्होंने अगर 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करे थे तो 4 पे 3 तो 1500 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आता है 1125 शेयर्स अपन ने इनको दिए थे। तो अपन ने 1125, इनका ड्यू कितना हुआ यहाँ पे 1125 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए, 1125 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6750 इन्हों से अपन ने इनसे फाइनल कॉल का अपन कितने बोला है 6750, लेकिन इसमें से ऑलरेडी कुछ ये पे कर चुके। अब ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी कितना पे कर चुके बेटा, ऑलरेडी कितना ये पे कर चुके, इसको समझना। देखो एप्लीकेशन के वक्त यहाँ पे राज की मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन के वक्त कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, सर इन्होंने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, 9 रुपए एप्लीकेशन के वक्त बुलाए थे, ये आता है 13,500, आता है ना 13,500, यस ये आता है आपका 13,500, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ लेस, इनको अपन ने शेयर दिए 1125, अभी देखिए 4 में 1, तो 1500 के बदले में 4 में 1, सॉरी 4 में 1 करो, 4 में 3, सो 1500 अगर 4 है तो 3 कितना, वो है 1125, तो 1125 शेयर्स दी, 9 रुपए का सेटलमेंट करे, तो 1125 मल्टीप्लाई बाय 9 रुपए, ये आ गया आपका 10,125। सो आपका जो यहाँ पे बचा, ये कितना बचा, ये आपका बचा 3375। तो ये एक्सेस अमाउंट राज ने दिया था अपने को, तो ये अपन कब एडजस्ट करेंगे, कॉल के वक्त एडजस्ट करेंगे। तो कॉल के वक्त मैंने बुलाया बच्चों कितने 6750, उसमें से ऑलरेडी मेरे को 3375 मिल चुके, तो 6750 में से 3375 मिल चुके, तो बचा कितना जो अभी कॉल के वक्त नहीं है 3375, तो आया कितना 2,25,000 में से 3375 ये नहीं आया, तो आया अपने को 2 लाख, दिख रहा है स्क्रीन पे 2,21,625, 2,21,625, तो ऐसे यहाँ पे एंट्री बनी बेटा 2,21,625। सो बैंक अकाउंट डेबिट 2,21,625, ड्यू बट नॉट रिसीव, अभी देखिए कॉल्स इन अरियर्स में उसने ट्रांसफर कर लिया 3375, ये आपका ड्यू बट नॉट रिसीव, ये 3375। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसके शेयर्स अपन ने क्या करे, क्वेश्चन में कहता है अपने को कि हिज शेयर्स अवेयर फोरफीटेड, शेयर्स फोरफीट करे, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, अब इसके कैलकुलेशन को समझना, कॉल्ड अप कितना, फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, फेस वैल्यू, तो ये अपन ने शेयर्स एक्चुअल में 1125 थे जो कि फोरफीट करे, 1500 के लिए अप्लाई किए थे, शेयर्स 1125 दिए थे, सो 1125 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो वैसे तो यहाँ पे ये शेयर्स था आपका 15 रुपए का, जिसकी फेस वैल्यू लेकिन 10 थी, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो, सो 1125 मल्टीप्लाई बाय 10, यस 11,250। अब ये फोर फीचर को समझना बेटा, कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, देखो इन्होंने 11, अरे भाई इधर आओ, इसने इसमें से अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हुआ, हाँ हाँ हुआ है, लेकिन उसके लिए उसको डेबिट नहीं करते, तो जो शेयर फोर फीचर में जो रिसीव्ड अमाउंट लिखेंगे अदर देन सिक्योरिटी प्रीमियम, सो 1125 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम था, प्लस अपने को जो इन्होंने कॉल का पहले ही पैसा दे दिए थे 3375, तो ये ड्यू बट नॉट रिसीव भी 3375 था, और जो ये जो रिसीव्ड हुआ था ना वो भी 3375 था, एक्सेस जो रिसीव्ड हुआ ना 3375 कॉल का, और ड्यू बट नॉट रिसीव वो भी 3375 था, ये 6750 माइनस 3375, 3375 आ रहा है, मगर ये वो वाला अमाउंट है जो अपने को रिसीव्ड हुआ, ये कौन सा अमाउंट है जो लिख दूं ब्रैकेट में, ये जो रिसीव्ड हुआ है, सो 1125 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3375, ये हो गया 7875, और एक कॉल सी ना फोर फीट का, तो ड्यू बट नॉट रिसीव ये 3375 ये वाला, अगर वो यहाँ पे कॉल सी अरियर्स में नहीं ट्रांसफर करते तो यहाँ पर अपन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते हैं, ओके तो आ गया आपका 3375। अब आपको इन्होंने इसको रीशू करे, रीशू कितने में करे इसको 4 रुपए में, सो बैंक अकाउंट डेबिट 1125 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 रुपए डिस्काउंट नहीं 4 रुपए डिस्काउंट में करें तो 6 रुपए में रीशू करें, चाहिए हो गया 1125 मल्टीप्लाई बाय 6, 6750, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 1125 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट का अमाउंट है तो उसको फोर फीचर में डेबिट कर दे 4500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 11,250। अब इसमें जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफर कर दोगे, तो आपने देखो फोर फीचर में यहाँ पे क्रेडिट करे 7875, यहाँ पे डेबिट करे 4500, तो 7875 माइनस 4500, ये आ गया आपका 3375। पता नहीं इसका क्या प्यार है इस क्वेश्चन को 3375 से वही फिगर आ रही है, ठीक है। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अब उन्होंने यहाँ पे वर्किंग ये सब करे, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ही कैलकुलेशन करके यहाँ पे बता दिया, ओके
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आया था आपका जुलाई 21 का, ठीक है। इन्होंने यही बताया, जो 2000 को रिफंड कर दिए तो उनसे 18 लाख रुपए आए थे, 18 लाख रिफंड करी। जो 1 लाख थे उनके शेयर अलॉट करे 75,000, तो मनी रिसीव्ड हुआ आपको 9 लाख। ये 9 लाख कैसा आ रहा है आपको? 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 थे, 9 लाख रुपए आए आपका। ये आपका जो 3 लाख मनी ट्रांसफर तो यहाँ जो फेस वैल्यू थी ना 75,000 मल्टीप्लाई बाय 4, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो ट्रांसफर कर 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेस जो पैसा आ रहा है 2,25,000 जो आपने कहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ट्रांसफर रखे। इसके बाद फिर ठीक है, वही इसने कैलकुलेशन किया बेटा यहाँ पे। इसमें से फिर आपको 4,50,000 पे से ड्यू ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना एक्सेस आ गया था? 3,375। तो बचा हुआ जो था आपका 4,46,625। ओके, सो 4,46,625 माइनस उसमें से पहले 2,25 पहले आ चुका था, तो 2,21,625। ये 2,21,625 उसका कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताया होगा। ओके, सो अब हम आते, ये हमारा था जुलाई 21 का क्वेश्चन। ओके ओके, अब आते हैं हम लोग जनवरी 21 पे। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर अलॉटेड इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट सेल। नहीं नहीं नहीं, जब आप रीइश्यू करते तो वो आपका सेल होता है, वो आपका क्या होता है? सेल होता है आपका, ठीक है। आप रीइश्यू कर, अलॉटमेंट तो आप फर्स्ट टाइम करते हो, फिर तो उसको फॉरफिट कर लेते हो, तो फिर तो वो सेल होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर इसलिए आपका फॉल्स है, बिकॉज रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट ओनली ए सेल। ये से क्यों? क्योंकि बिकॉज आपने शेयर ऑलरेडी पहले अलॉट कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपका सेल होता है, वो नॉट ए सेल बोल रहे, इसलिए फॉल्स है। A Limited is a company with an authorized share capital of rupees 1 crore, an equity share of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid up on 31st March 2020. The company proposes to make a further issue of 1,35,000 of these 10 of these rupees 10 share at a price of rupees 14 each. The arrangement of payment being, अब समझना इसको बेटा, अब एक्चुअल में टोटल आपका शेयर की एक कीमत, एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। आप उसको 14 रुपीज में इशू करना चाह रहे हो, मतलब 4 रुपए क्या आपका प्रीमियम। कहाँ लिखूं मैं इसको? यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे, यहीं से रीड कर लेता हूँ बल्कि, ठीक है। सो आपका टोटल आपके ये 6 लाख शेयर्स आप ऑलरेडी इशू कर 1,35,000 अभी करने चाह रहे हो, जिसकी 10 रुपए का एक है, आप 14 रुपीज में कर रहे हो, 4 रुपए प्रीमियम है। सो इसका पैसा किस तरीके से अपन बुला रहे हैं? सो वो कहता है कि ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव बाय 31 मई 2020। तो एप्लीकेशन पे आप अभी 2 रुपए बुला रहे हो। फिर उसके बाद कहता है कि अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th of June 2020 इफ एंड ए फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। तो प्रीमियम 4 रुपए, इंक्लूडिंग द प्रीमियम अलॉटमेंट आप बुला रहे हो, टोटल कितना बुला रहे हैं इसमें? 5 रुपए। तो 1 रुपए फेस वैल्यू के, 4 रुपए प्रीमियम के, टोटल कितना हो गया? 5। तो 2 और 5 कितना हो गया? 7, 14 है। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव 31 December 2020। मतलब यहाँ पे फाइनल कॉल जो आपका 5 और 2 7 और ये बैलेंस ये 7, ये कॉल पे आप कितना बुला रहे? बैलेंस जो है आपका, ये जो बैलेंस है आप कॉल पे बुला रहे 7 रुपए। फिर वो कहता है एप्लीकेंट ऑफर 10,000 शेयर्स रिसीव अलॉटमेंट इन फुल। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना यहाँ पे कहीं, देखो एक मिनट, शेयर्स, हाँ देखो ये पढ़ा नहीं मैंने। एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 5,60,000। आपने ऑफर दिए थे 1,35,000 शेयर का, एप्लीकेशन रिसीव कितनी? 5,60,000। मतलब आपको 5,60,000 रुपए की एप्लीकेशन आई शेयर्स की, ठीक है। अब इसमें से आप कैसे इनका हिसाब किताब कर रहे हो? तो इसमें वो कहता है आपको पॉइंट नंबर 1 में कि एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वेयर अलॉटमेंट इन फुल। तो यहाँ पे इसमें से जो 10,000 शेयर्स थे उनको आपने फुल दिए, उनको आपने फुल मतलब आपने उनको पूरे 10,000 शेयर्स दिए। फिर वो कहते हैं कि एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड फॉर। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पे जिन्होंने 50,000 शेयर्स होल्ड करे थे इनको 50% ही दिए। 50% मतलब इसका कितना? 2 पे 1, मतलब इनको 25,000 शेयर्स दिए
और इन्होंने जो एक्सेस पैसा दे दिया ना, क्योंकि यहाँ पे इसको आपने पूरे फुल अलॉट करे, इनको 25 ही अलॉट करे, तो बच्चे 25,000 शेयर्स का क्या, उस पे जो उन्होंने एप्लीकेशन पे क्या पैसा दी, वो बोले कि अलॉटमेंट के वक्त उसको क्या कर ली, एडजस्ट कर ली। फिर वो कहता है कि एप्लीकेंट फॉर 5 लाख शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 share for every 5 shares applied. The money due on allotment was retained by the company. The excess being returned to the applicant. और excess जो था एप्लीकेंट को क्या कर दिए, रिटर्न करे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो अलॉटमेंट का जो होगा, जो भी पैसा एक्सेस आया, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन, जो अलॉटमेंट पे हमको पैसा बुलाना उतना में अभी एक्सेस जो दी उसमें एडजस्ट कर लेते, द एक्सेस उसके ऊपर कुछ रहा, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, उसके ऊपर का उन्होंने एप्लीकेंट रिटर्न करे। तो यहाँ पे 5 लाख थे बेटा, यहाँ पर आपने कितना दिए, यहाँ पर आपने 5 पे 1 दिए, तो ये कितना हुआ आपका 1 लाख शेयर 1 दिए। तो टोटल अगर आप यहाँ पे करोगे तो कितना होता है, आप देखो ये टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 1,35,000 जितने शेयर्स आपने मार्केट में ऑफर किए थे। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे इन्होंने टेबल बनाए रखे, बनाए हैं इंस्टीट्यूट, इसको पहले समझ लो बेटा। तो सबसे पहले 3 थे, एक थे 10,000 शेयर, तो उन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करे, उनको दिए भी हमने कितने, 10,000। पैसा कितना है, 10,000। एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे आपके, एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, जो मेरे को ख्याल है एप्लीकेशन पे 2 ही थे ना, यस 2 5 7, ठीक है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर, तो पैसा आया आपको एप्लीकेशन का 20,000, जो कि एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया 20,000, तो कुछ भी एक्सेस इनका नहीं रहा, तो अलॉटमेंट पे भी कुछ भी एडजस्ट नहीं है और कोई भी रिफंड नहीं है। अब ये चीज, अब इसके बारे में ना अपन 2 मिनट बाद में बात करते, ये वाले जो 2 कॉलम है इसके 2 मिनट बाद में बात करता हूँ इनको, ठीक है। अब जो दूसरे थे 50,000, इनको अपन ने अलॉट कितना है कि 25, टोटल पैसा कितना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 1 लाख रुपए है, मगर एप्लीकेशन का कितना था, सिर्फ 50,000, उस पर 2 रुपए, 25,000 शेयर दिए, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 50,000, और बचा हुआ 50,000 का एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो आपके दूसरे 5 लाख जो थे, उनको आपने सिर्फ 1 लाख ही शेयर्स दिए, तो 1 लाख शेयर्स दिए, तो उनको एक्चुअल में पैसा कितना है, पैसा उनको आया 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए पर शेयर, तो यार 10 लाख रुपए। लेकिन एक्चुअल में अपन ने उनको 1 लाख ही शेयर दी, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना था, 2 लाख ही एप्लीकेशन पे एडजस्ट करना था, तो 8 लाख एक्सेस आए। तो 8 लाख में से जो 5 लाख आपके किसके, अलॉटमेंट के 5 रुपए बुला रहे, तो वहां पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो वो आता है 5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे, और मगर हमको टोटल एक्सेस 8 लाख आए, तो 8 में से 5 आपने एडजस्ट करे, 3 लाख रुपए उनको क्या कर देंगे हम लोग, वापस कर देंगे। अब इसको समझना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि टोटल में अगर यहाँ पर कहूँ कि टोटल मेरे को एप्लीकेशन पे पैसा कितना है, मेरे को एप्लीकेशन पैसा है 11,20,000 रुपए, उसमें से एक्चुअल में एप्लीकेशन का, यहाँ पे समझना है इसको, एक्चुअल में एप्लीकेशन का कितना था, 2,70,000 रुपए। अच्छा, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे, 5,50,000, तो 270 एप्लीकेशन का, 5 लाख अलॉटमेंट पे, 7,70,000, और 3 लाख रुपए क्या करेंगे, 3 लाख रुपए हम क्या करेंगे, रिफंड। तो 3 लाख रुपए आप यहाँ पे रिफंड करोगे, तो इसकी टोटल अगर आप करते हो 2,70,000 प्लस 5,50,000 प्लस 3 लाख, तो आती 11,20,000। आप टोटल करो 2,70,000 5,50,000 प्लस 3 लाख, तो कितनी आती 11,20,000। तो 11,20,000 का ये हिसाब किताब है आपका। अब इसको समझना आपने बेटा, ठीक है। ये 11,20,000 का ये हिसाब किताब है कि एप्लीकेशन में 270, आपने ये 2 कॉलम के बारे में बात करो, थोड़ा पेशेंस रखना। 11,20,000 रिसीव्ड हुए, 2,70,000 रुपए एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का कितना था 5,50,000, और ये क्या था 5,50,000 था आपका, और आपने रिफंड कितने कर रहे हैं वहां पे, 3 लाख रुपए उसमें क्या कर रहे हैं बेटा, रिफंड कर रहे, ठीक है। अब ये क्या होता है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू कितना हुआ अलॉटमेंट पे, ये कैसे हुआ ड्यू, इसको समझना है यहाँ पे। कितने शेयर से 1,35,000 है जो आपने अलॉट करे, और आपका अलॉटमेंट पे आ रहा है 5 रुपए, तो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो वो आता है बेटा आपका 6,75,000, 6,75,000, 6,75,000, और उसमें से 5,50,000 तो बेटा ऑलरेडी आ चुका है पहले ही, तो एक्चुअल में अपने को रिसीव्ड कितना होगा अलॉटमेंट पे, वो होगा आपको 1,25,000, वो ये लिखा हुआ है इसमें, 1,25,000 रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो 675 से ड्यू हुआ, 550 ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा हुआ भी आएगा कितना, 125। अब इसकी एंट्रीज देखो यहाँ पे इसने पास किया होगा, एप्लीकेशन पे पैसा कितना है आपको 11,20,000, अपन ने देखे वर्किंग नोट में अभी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर पूरा नहीं करना, शेयर एप्लीकेशन में आप उसको कितना ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में, एक सेकेंड ये कहाँ गए अपन,
वही 40,000 कैसे है, मैं वही सोचा 40,000 कैसे है, 11,20,000, सॉरी वर्किंग नोट में आपने अभी देखी 11,20,000, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए बा, यह है बेटा 11,20,000 है। सो यहाँ पे इसको पहले हटाओ भाई, इधर आओ यहाँ पे। सो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन 11 लाख भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,20,000 अभी अपने वर्किंग यहाँ पे बनाए बेटा, उसमें से आपका एप्लीकेशन कितना 270, तो यहाँ पे उतना कैपिटल में ट्रांसफर करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 270। अलॉटमेंट भी कितना एडजस्ट करने वाले अपन यहाँ पे 550 और आपका 3 लाख रिफंड, तो 550 अलॉटमेंट पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 550 और रिफंड 3 लाख, तो टू बैंक अकाउंट। अब अलॉटमेंट डी हुआ, तो अलॉटमेंट आपका डी हुआ यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर से 1,35,000, 5 रुपए के हिसाब से 675 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फेस वैल्यू 1,35,000, इसमें से फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपए, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 4 5,40,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस पे जो पैसा आएगा आपको, ये देखो वर्किंग नोट बना 1,25,000 ही आएगा आपके, ऑलरेडी 550 पहले आ चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फाइनल कॉल डी होगा, तो फाइनल कॉल कितने से डी होगा 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपए उस पर बुला रहे, मल्टीप्लाई बाय 7, तो 9,45,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देन फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो टेबल इंपॉर्टेंट, थोड़ा वर्किंग आपको सिर्फ देखना पड़ेगा किस पे कितना है, कितना अपने को आगे एडजस्ट करना रहेगा। ओके, अब हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अब अपन आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किधर गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नवंबर 2020 का। अब देखेंगे यहाँ पे स्टेट विथ रीजन whether the following statement are true or false. In the absence of in the balance sheet of X Limited, preliminary expenses amounted to rupees 5 lakh and securities premium account of rupees 35 lakh are appearing. The accountant can use the balance in security premium account to write off preliminary expenses. देखो एक ना आपको सेक्शन 52 होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ आपको। कंपनीज एक्ट में ना एक सेक्शन 52 है, तो सेक्शन 52 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता है। तो एक्चुअल में 5 जगह जहाँ जहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करा जा सकता है, ठीक है, टोटल कितनी जगह 5 जगह, उसमें से एक है बोनस शेयर्स के लिए वो यूटिलाइज करा जा सकता है, बायबैक को के लिए यूटिलाइज, सब आप उसमें पढ़ोगे, बोनस भी आपको इंटर में, बायबैक भी आपको इंटर में, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करने यूटिलाइज कर सकते। यह आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन, या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये 5 जगह जहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसमें से एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंटेंट चाहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम के राइट ऑफ करूँ तो वो कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ABC लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each पेएबल एज फॉलो। वो कहता है 20,000 इक्विटी शेयर, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, मैं डायरेक्ट यही करता हूँ, ठीक है, इस पे क्वेश्चन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। सो आपको 20,000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपए पेबल, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 एंड फाइनल कॉल। सो 2 और 3 5 और 4 9 और एक ये 10। सो यहाँ पे all the shares were subscribed, money due on all share was fully received except for Mr. Bird holding 300 share। तो अपने को जो मनी जितना भी ड्यू था, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वॉज, ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर वेर फुल्ली रिसीव एक्सेप्ट फॉर मिस्टर बर्ड होल्डिंग 300 शेयर, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो फर्स्ट के बाद फोरफिट नहीं करे, फाइनल कॉल के वक्त फिर से बोला, जब भी नहीं दिया, ऑल दिस 300 शेयर्स वेर फोरफिटेड, उसके सारे शेयर्स फोरफिट कर लिए। द फोरफिटेड शेयर ऑफ मिस्टर बर्ड वेर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू मिस्टर जॉन एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। अरे बहुत सिंपल है तो, ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 20,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है 2 रुपए, सही कह रहा हूँ, ये देखा एप्लीकेशन पे 2 रुपए, ये पैसा आया, फिर उसको एप्लीकेशन को आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
फिर अलॉटमेंट डी हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर अलॉटमेंट पे 3 रुपए। फिर उसका पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या हुआ, फाइनल फर्स्ट कॉल डी हुआ, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हुआ तुम्हारा 80,000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसका पैसा लेकिन पूरे पे दिया, मिस्टर बर्ड था उसने नहीं दिया। मिस्टर बर्ड ने कितने शेयर्स होल्ड कर रखा था, 300 रखा था ना, 300। फर्स्ट और फाइनल कॉल भी बुलाए थे, नहीं दिया। तो आपका यहाँ पे 20,000 पे 300 पे नहीं आया, तो 19,700 पे आए मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए। तो 19,700 मल्टीप्लाई बाय 4 78,800। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप चाहते तो उसको कॉल्स इन अरियर्स में भी ट्रांसफर कर सकते थे। फिर फाइनल कॉल डी हुआ, तो 20,000 शेयर फाइनल कॉल पे 1 रुपये ही है क्या, ये क्या हुआ, यस 1 रुपये ही है। ओके फिर आपने फाइनल कॉल बोला, अभी फोरफिट नहीं करे, फाइनल कॉल की बात करें। फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन वो फिर 300 पे नहीं आया था, 19,700 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चाहते तो आप इसको फोर फीचर में भी 300 का आप ट्रांसफर कर सकते थे। ओके 300 का आप उसमें ट्रांसफर कर सकते थे। यहाँ पे जैसे आपने ना, यहाँ पर जैसे आए, आपको इसको समझो, यहाँ पे आए जैसे 19,700 4 रुपये के हिसाब से 300 को आप चाहते तो कॉल्स इन अरियर्स में, वैसे यहाँ पर आपको जो पैसा आया वो 19,700 मल्टीप्लाई बाय 1, 300 मल्टीप्लाई बाय 1 आप कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर सकते थे। अब फोरफिट करा आपने, तो फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप, तो आपने फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप कितनी, 10 रुपये। सो यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया आपका 3,000 रुपये। ड्यू बट नॉट रिसीव, मिस्टर बर्ड ने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों नहीं दिया, ड्यू बट नॉट रिसीव। तो 300 शेयर फर्स्ट कॉल पे थे 4 रुपये, तो ये 1200। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो था आपका 300 मल्टीप्लाई बाय 1, उस पर 300। और जो पैसा मिला, तो पैसा अपने को जो बचा हुआ पैसे पे आज मिल जाएगा, लेकिन जो पैसा आपका जो फर्स्ट यहाँ पे देखो बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, ये 2 और 3, ये 5 रुपये मिले हैं, तो यहाँ पर आप लेके जाएंगे 5 रुपये। 300 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया आपका 1500। अगर आप वहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल को कॉल्स इन अरियर्स में लेके जाते थे तो 1200 और 300 1500, ये आपका कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में आता था। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 1500 टू कॉल्स इन अरियर्स 1500। ओके उसके बाद यहाँ पे आपने रीशू करे 8 रुपये में, तो 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 8, 300 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ गया आपका 2400। आपने 2 रुपये का डिस्काउंट जो फोर फीचर में एडजस्ट करते 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 600 टू शेयर कैपिटल। अब फोर फीचर में जो भी बैलेंस होगा आपने उसको क्रेडिट का कितना किया, फोर फीचर के वक्त आपने क्रेडिट करे 1500 से और अभी डेबिट करे 600 से। सो 1500 माइनस 600, ये कितना आया 900। तो फोर फीचर अकाउंट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना 900। ओके अब यहाँ पे इसी अटेम्प्ट में देखेंगे आप, इन्होंने एक और जो क्वेश्चन हमको पूछे यहाँ पे सिंपल है। अब देखो क्या कह रहा है, वो यहाँ पे पूछता है अपने से कि वाई कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹60 लाख। तो उन्हें 10,000 डिबेंचर इशू करे, उसकी फेस वैल्यू कितनी 60 लाख रुपए। अब वो कहते हैं यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे टू अ वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट वर्थ ₹13 लाख ₹15 लाख नॉमिनल वाले। अब एक एक करके देखते। तो आपने क्यों करे, आपने कोई वेंडर से पहले फिक्स एसेट परचेज करते जिसकी वैल्यू थी 13 लाख रुपए, आपने 15 लाख रुपए की दी। तो देखो इसकी एंट्री क्या पास होगी, आपने फिक्स एसेट लिए तो आपने उसकी एंट्री पास करी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 13 लाख, क्योंकि 13 लाख की थी। अब वेंडर को लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लेकिन डिबेंचर कितने की थी 15 लाख के, तो 2 लाख रुपए बैलेंस किसके हो गए बच्चों, डिस्काउंट। तो दैट इज वेंडर अकाउंट डेबिट 13 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर अकाउंट 15 लाख। अब उसके बाद वो पूछता है, उसके बाद वो कहता है सेकेंड टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90%, उसकी नॉमिनल वैल्यू थी 30 लाख रुपए, अपन ने 90% पे दी, मतलब 10% डिस्काउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 30 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू थे, 90% उसका होता है 27 लाख। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 27 टू डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे 30 लाख, तो 3 लाख रुपए 10% क्या होगा डिस्काउंट। तो नॉर्मल जो डिबेंचर इशू करते वैसे, पहले वाले में उसने फिक्स एसेट लेके डिबेंचर इशू करा। लास्ट वन बेटा लास्ट वन किधर गया, अरे ये है। ओके अब यहाँ पे
टू द बैंकर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए लोन, आपने 14 लाख रुपए का लोन लिया, उसकी लेकिन जो डिबेंचर आपने दिए 15 लाख रुपए के, ठीक है। तो लोन लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट 14 लाख टू बैंक लोन अकाउंट 14 लाख, उसने नोट्स टू अकाउंट में बता देगा। इन द बैलेंस शीट द फैक्ट दैट द डिबेंचर बीइंग इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इन आउटस्टैंडिंग आर शोन अंडर द रिस्पेक्टिव लायबिलिटी, और आप चाहे तो उसकी वो एंट्री भी पास कर सकते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का इसका रिवीजन कंपनीज अकाउंट का क्या होता है खत्म होता है बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा पूरा रिवीजन जो हमने 15 चैप्टर्स से, वो सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे रिवीजन हमारा खत्म होता है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन आ रही तो नर्वस नहीं होना, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जामिनेशन आप जो भी अटेम्प्ट में दे रहे हो उसकी मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी ज़रूर करके जाना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एज इट इज़ उठा के दे देती है। सो वो आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बेटा इतनी मेहनत क्यों, आपने रेगुलर बैच अटेंड करे, आपने रिवीजन देखे, ठीक है, इतनी मेहनत करे आप लोगों ने, तो उसको क्या कर, अब आपका वक्त आता है परफॉर्म करने का। एग्जामिनेशन के पहले इंसान थोड़ा सा नर्वस होता है, वो बहुत नॉर्मल है, नर्वस होंगे, लेकिन आपको अभी फोकस किस पे करना है, आपको अभी फोकस अपना कॉन्फिडेंट रहना। आपने इतने दिनों से पढ़े, हर चीज़ करे, तो बस कॉन्फिडेंट रहना कि नहीं पेपर भी हमारा अच्छा जाएगा। सो यहाँ पे हमारी रिवीजन की सीरीज खत्म होती है, और उसी के साथ साथ ही हमारा जो लेक्चर था कंपनीज अकाउंट का वो भी यहाँ खत्म होता है। सो टेक केयर, बाय बाय।